नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। मैं बलवंत साना आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे। और आप पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट करके फिर देख लिया करो थोड़ी बहुत आगे, है ना। तो क्या होता है, उससे दिल को खुशी सी मिलती है यार। आप पढ़ते हो, हम पढ़ाते हैं, और आप कमेंट नहीं करते हो तो फिर ऐसा लगता है पर क्या हो रहा है। ठीक है ना। भी हमने सही पढ़ाया, आपके समझ में आया नहीं आया। एक जैसे ही आज एक बात बताऊंगा मैं, बीच में सी बढ़िया सी बात है। ठीक है ना। वो बीच में बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ पर क्या लाया गया है, ये कोर्स लेके आए हम। ठीक है ना, फ्री में इलेक्ट्रिकल थ्योरी का। और लाइनमैन, एस से जीएसओ जेई की तैयारी करते हैं जो, ठीक है ना, जो भी ये तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही शानदार बात ये है भी, जितने भी ये मैंने वीडियो बनाए हैं लारे, पीछे जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सारे बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं, आपको पता भी होगा, और अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। जो यहाँ तक पहुँच गया देखते देखते, उसे तो पता चल ही गया होगा भी उसने क्या पाया है। ठीक है। और जिसने नहीं देखा उसने क्या खोया है, आप देखना। क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को समझाया गया है, एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को, एक एक टर्म को अपन ने उसको टाइम दे के उसको बढ़िया तरीके से समझाया। इसी तरीके से आप सिलेबस पूरा कर देंगे। आज तक जिनको भी इलेक्ट्रिकल की थोड़ी मुश्किल लगती थी, वीडियो देखने के बाद शायद ही किसी को ये लगता हो भी इतनी मुश्किल है क्या, क्योंकि मेहनत मेरी है। मैं किसी तरीके से मेहनत करके कहीं से कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं, कितनी किताबों से पढ़ के कंटेंट तैयार करके आपको डिलीवर कर रहा हूँ। यानी आपके लिए सुनहरा मौका यही है भी, आपको एक जगह बार बार घूमने की जरूरत नहीं है, कंटेंट मिल रहा है और आप मेरे साथ जुड़े हो, आपका एक विश्वास सा है। ठीक है ना। तो आप उसको मैं हद से ज़्यादा गुजर के भी उसको मैं पूरा करने की सोचूंगा। ठीक है ना, कभी भी, क्योंकि आप कमेंट करते रहना बस। कहीं पे कमेंट में कमी आई तो मेरा मनोबल भी डाउन हो सकता है। तो आप पे है, आपसे पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप वीडियो पूरी देख के कमेंट नहीं करते हो तो इसका मतलब है नुकसान आपका भी हो सकता है। ठीक है ना, हमारा तो हो ही जाएगा फिर। तो इलेक्ट्रिकल की थ्योरी। और एक बात और बता दूं, जितने भी बच्चे हैं ना वीडियो देखते हैं, और इलेक्ट्रिकल का टेलीग्राम चैनल है अपना, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करना वहाँ पे जाके, क्योंकि लिंक नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी बाय बलवंत सर के नाम से है, थ्योरी बाय बलवंत सर के नाम से आप सर्च करना, पूरा नाम लिख लेना। ठीक है ना। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिलेंगे। थोड़ा सा वेट करो आप, बाकी क्लासें का पता चल जाता है। यहाँ पे पीडीएफ भी मैं दूंगा, वहाँ पे मैंने पीडीएफ भी भेजी है, क्वेश्चन की पीडीएफ भी भेजी है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल थ्योरी की पीडीएफ भी भेजी है, बुक्स वगैरह की पीडीएफ भी मैंने वहाँ पे डाली है। तो आप इसको फॉलो कर लेना, आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं जो हमने पीछे पढ़ा था उससे रिलेटेड। और बच्चे कहते हैं कई बार, सर इसके अंदर थंबनेल के ऊपर आप नाम लिखा करो, टॉपिक कौन सा है। तो मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे शुरू से देखते आ रहे हैं मेरी वीडियो। ठीक है ना, शुरू से देखते आ रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या होता है, लिंक होता है। आप जैसे कोई टॉपिक देख के मेरे पास आते हो तो इसका मतलब आपको आधा समझ में आएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ें मैं दोबारा डिस्कस नहीं करता। हर क्लास में डिस्कस करेंगे तो सिलेबस इतना लंबा खिंच जाएगा भी, आपको हो जाएगा नुकसान। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कुछ कमेंट आए थे कि सर लेगिंग और लीडिंग थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, वो चीज कवर करके उसके बाद पावर फैक्टर का शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ क्या होता है, शुद्ध संधारित्र जो परिपथ क्या होता है, यानी कि शुद्ध प्रेरकीय यानी इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आज के बाद यहाँ से 2 नंबर बन गए, ये मान लो आप इस वीडियो को देख लियो तो 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने की संभावना है। और ये गलत होने की सबसे बड़ी बात ये है, आएगा तो गलत होने की संभावना 90% रहती है, लेकिन आज के बाद गलत होने की संभावना आप 0% कर देंगे। मेरे साथ आप समझते चलना एक एक बात को, और लिखते चलना भाई। ठीक है, लिखते चलना। पहले तो मैं लीडिंग और लेगिंग का कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आपको। एक नाम आता है पश्चगामी। ठीक है ना, पीछे वीडियो बनाई थी मैंने, 2 दिन पहले डाली होगी। पश्चगामी व अग्रगामी। क्या सिस्टम है जी, क्या सिस्टम है जी।
अग्रगामी। ये बार बार शब्द आता है, अग्रगामी, पश्चगामी, लीडिंग और लेगिंग। तो आपको पश्चगामी को लेगिंग कहते हो, नहीं लेग मतलब पैर खींचना, पीछे हो जाता है, और लीडिंग का मतलब आगे चला जाता है, लीड कर जाता है। तो आगे और पीछे का लफड़ा क्या है जी, इसको आप खत्म करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज बताऊंगा, एक ऐसी छोटी सी चीज आपको बता के चला जाऊंगा, उसके बाद आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। लिख लो, लीडिंग का मतलब क्या है। पहले हमने लिखा पश्चगामी, पश्चगामी को मैं लिख देता हूं लेगिंग। लेग खींचा यानी पीछे हो गया, लेगिंग का मतलब पीछे हो गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इंग्लिश में मेरी तरह हाथ तंग है उनका भी। तो लेगिंग का मतलब पीछे, यानी अपने पास ऐसी दो राशियां हैं, यहाँ पे वोल्टेज और हम करंट की बात करते हैं। जब भी हम दो राशियों की बात करेंगे एसी में, दो राशि कौन कौन सी है जी, दो राशि, ठीक है ना, दो राशि है हमारी, एक तो वोल्टेज है जी और एक क्या है, करंट है। एक वोल्टेज है जी, एक करंट है। और बात किस हो रही है, एसी परिपथ की बात करेंगे यहाँ पर, लेगिंग लीडिंग उसी के अंदर होता है। एसी सर्किट की जब हम बात करेंगे, एसी विद्युत धारा की बात करेंगे, तब ये कंसेप्ट लागू होगा, डीसी के अंदर ये नहीं होता। लेगिंग का मतलब लेगिंग का मतलब पीछे रह जाना, लेगिंग का मतलब पश्चगामी, ठीक है ना, पश्चगामी। कहीं लेगिंग लिखा मिलेगा, कहीं पश्चगामी, और ज्यादातर लेगिंग ही लिखा मिलता है। पश्चगामी का मतलब क्या है जी, यानी दो धाराएं, दो अपने पास राशियां हैं, दो क्वांटिटी है, अगर उनमें से पहले जो शिखर पे पहुंच जाए वो तो क्या हो जाएगी, अग्रगामी हो जाएगी, और बाद में पहुंचे आपको जी जो राशि, लिख लो फिर, ठीक है, 10 मिनट और लग जाएंगे, जो राशि, क्योंकि मेरे स्टूडेंट दुखी नहीं होने चाहिए, मैं दुखी बिल्कुल नहीं दे सकता उनको, ठीक है ना। जो राशि शिखर मान पर, शिखर मान पर बाद में पहुंचे, उसको हम क्या कहते हैं, पश्चगामी कहते हैं, ठीक है ना। शिखर मान से लेते हैं, आज पॉजिटिव नेगेटिव से बता दूंगा आपको, तीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लीडिंग का क्या मतलब होता है जी, लीडिंग का मतलब होता है, लीडिंग का मतलब क्या होता है जी, धीरे धीरे पढ़ते हैं आप, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं उन स्टूडेंट को जो बेचारे नौकरी भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, ठीक है ना, वो मेहनती बहुत हैं, उनके लिए मेरा एक बार उनको सलाम है, और दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे बच्चों को जो क्या करते हैं, नौकरी के साथ साथ पढ़ते हैं। जो राशि समझ में, लिखने के साथ समझ में आ जाता है, जो राशि मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू पर, मान चरम सीमा पर पहले पहुंचे, दोनों में से पहले पहुंचे, पहले पहुंचे। अब दोनों की बात आ गई जी। आप मेरे को एक बात बताओ, ये क्लियर नहीं हुआ था, क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए मैं दोबारा करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट के कमेंट आ जाए और फिर मेरा दिल ऐसे करता है भी दोबारा करवाओ, दोबारा करो, दोबारा करो। ऐसा कोई भी टॉपिक है जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आप कमेंट कर दीजिए, मैं करवा दूंगा, क्योंकि अपनी 20 मिनट 25 मिनट में आपका उदार हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो मेरा कुछ नहीं जाता भाई, ठीक है ना। आपके घर में एक चिराग जलेगा और सबके जलेगा। देखो दो राशि है, मैं कह दूं दो बंदे हैं, ठीक है ना, एक दो बंदे क्या रहे हैं, भाग रहे हैं, हाँ जी। एक भाग रहा है आगे, आगे भागेगा, आगे भागेगा यानी वो पहले कहाँ पर पहुंचेगा, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, जगह जहाँ पहुंचना था वहां पहुंचेगा। और एक क्या रह जाता है, पीछे, एक क्या रह जाता है, पीछे, यानी आगे जो था वो पहले पहुंचेगा, इसलिए इसको क्या कह देंगे, दोनों में से जो आगे है उसको अग्रगामी कह देंगे, और जो पीछे है वो लेट पहुंचेगा तो उसको हम क्या कह देते हैं, पश्चगामी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पश्चगामी। बिल्कुल देसी एकदम सरल लैंग्वेज के अंदर समझ में आई बात। यानी जो दो बंदे भाग रहे हैं, यहाँ वोल्टेज और करंट की बात हो रही है, यानी वोल्टेज और करंट भाग रही है, अगर वोल्टेज और करंट में से जो आगे निकलेगा वो अग्रगामी हो जाएगा, और वोल्टेज और करंट में से जो पीछे रहेगा वो पश्चगामी हो जाएगा। मैं कह दूं आई अग्रगामी या लीडिंग, या क्या है, लीडिंग है, यानी लीड कर रही है वो, किसको, वोल्टेज को ही तो लीड करेगी, यानी दो के साथ ही तो कंपेयर कर रहा है, यानी एक पीछे रहेगा उनमें से, या तो वोल्टेज पीछे रहेगी या करंट पीछे रहेगा, दोनों में से एक लीड करेगी और एक लैग करेगी, यानी एक आगे जाएगी एक पीछे रहेगी, यानी दो है दोनों में से, और साथ साथ में हो तो इन फेज हो ही जाता है, ये तो पीछे कर ही लिया हमने, साथ साथ हो तो इन फेज, साथ साथ हो तो इन फेज, यानी दोनों टाई हो जाता है ना मैच, तो वो टाई वाला सिस्टम इन फेज होता है। बाकी आउट फेज के अंदर हम दो प्रकार से पढ़ते हैं भी, एक लेगिंग हो सकती है, एक लीडिंग हो सकती है। देखें इस बात को दूसरे तरीके से यहाँ पर समझाते हैं।
जो आगे है वो अग्रगामी, जो पीछे है वो पश्चगामी, जो आगे है वो अग्रगामी, वो पीछे है वो पश्चगामी। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है यानी पॉजिटिव के अंदर, ये याद करने का तरीका है। और एक होता है नेगेटिव, जो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, मान लो ठीक है, देख लो आज, और ये पूरा लेक्चर पॉजिटिव नेगेटिव पे खत्म करवा दूंगा मैं, अगर आप दो बातें याद कर ली। जो पॉजिटिव से शुरू हो रही है ये याद कर लो आज, बस आज आपके लिए राम का नाम लेके बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो नेगेटिव से शुरू हो रही है वो क्या है, कंपेयर तो मैंने पहले ही कर दिया इनका। शुरू हो रही पॉजिटिव शुरू होगी यानी पॉजिटिव से शुरू होगी, यानी प्लस में, पहले ही प्लस में वो क्या रहेगी, अग्रगामी रहेगी। शुरू हो रही है वो क्या रहेगी, अग्रगामी यानी लीडिंग रहेगी, अग्रगामी रहेगी। ठीक है ना, वीडियो लंबी रहेगी आज की, और पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे आज, धंधा ही खत्म कर देंगे इसका। ठीक है ना, पश्चगामी होगी। ये कैसा सिस्टम हुआ जी, मैं कह दूं अगर V और I दोनों है, V अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो पॉजिटिव क्या होगा, V क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे V लीडिंग हो जाएगी जी। ठीक है ना, और अगर मैं ये बात कह दूं भी I क्या है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है तो I लेगिंग हो जाएगी जी। बस आप समझते जाइए, मैं बताता हूं आपको कैसे संभव हो पाएगा ये बात। ठीक है, बोलो जीरो से स्टार्ट हो जी, जीरो से स्टार्ट हो तो वह आप कंपेयर करेंगे भी नेगेटिव से कौन सी स्टार्ट हो रही है, वैल्यू क्या होती है बताओ, प्लस से चलती है जी, प्लस से जाते जाते कहाँ जाएगी, माइनस जीरो तक जाएगी, और जीरो से किधर चली जाएगी, माइनस में। ठीक है, यानी वो माइनस से जीरो में, तो जीरो बड़ा होता है क्या माइनस की संख्या से, मैं कह दूं -2 है और एक जीरो है और एक -2 है, तो बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे जी बड़ा तो जीरो है, और दो तो जीरो से भी दो कम है। ठीक है ना, और पॉजिटिव पॉजिटिव है ही है। तो यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं आप, भी पॉजिटिव क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा, वो आगे जाएगा, लीड करेगा। जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ एक छोटा सा, ठीक है ना, और आप आराम से क्लियर कर पाओगे। ये हो गया आपका सापेक्ष, मानते हैं किसको, टी को, समय को। ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है जी, और नीचे की ओर क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने पढ़ा होगा, मैं मान लेता हूँ इस बात को, क्योंकि ये मैथ का भी थोड़ा चल जाता है यहाँ पे। ये हो गई, यहाँ पे हो गया जीरो, यानी जीरो से ऊपर पॉजिटिव, जीरो से नीचे नेगेटिव। मैं आज को आप फेजर डायग्राम के बारे में समझा दूंगा, आपका डाउट क्लियर ना हो जाए तो बताना। ये लो, ये बना दी मैंने एक राशि, ठीक है ना, और ये टी है, यहाँ पे ये क्या है, टी है। राशि तो आप बहुत बढ़िया बना देते हो जी, आज राशि है ना, राशि, राशि एक। अब देख लो, अब देख, जीरो पे है कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पे है कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं ऐसे राशि बनाता हूं, अगर ये दोनों एक साथ पर पीक वैल्यू पर पहुंचे और एक साथ पर जीरो पर पहुंचे, एक साथ पीक वैल्यू पर एक साथ जीरो पे पहुंचते हैं, उसको तो इन फेज कहते हैं अपन। उसके अंदर थीटा कोई कोण जो होता है, थीटा कोई भी, यानी इसके ऊपर फाई जो फेज अंतर जीरो होता है, क्या होता है, कला अंतर जीरो होता है। और अब अगर कला अंतर कुछ है तभी तो लेगिंग या लीडिंग होगी, यानी कला अंतर का मतलब वो 0 डिग्री से प्लस कितना भी हो सकता है। ठीक है ना, जीरो से कितना हो सकता है। तो ये बना दी मैंने यहाँ पर, ये बना दी मैंने यहाँ पर, और ये बना दी मैंने बी, वी है। ठीक है ना, जो कमेंट किया था भाई ने, उसने बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट किया था, वैसे कमेंट का जवाब देने में मजा आता है, उसके लिए वीडियो बना दी मैंने, देखो है ना। V और I है। अब आप इसमें बताओ जी कौन सी लेगिंग है कौन सी लीडिंग है, आप आराम से उधर न मत जाओ, सिकरमान पे पहले टी तो मैं बता दूंगा, कंसेप्ट क्या है वो तो बता दूंगा। अब बताओ ये यहाँ तक पहुंची और ये यहाँ तक पहुंचने में समय किसको लगा, जीरो पर पहुंचने में 360 डिग्री को कवर करने में टाइम ज़्यादा किसको लगा है, टाइम तो आई को लगा है। तो उस हिसाब से भी हो सकती है। पीक वैल्यू पर पहले कौन पहुंचे, टाइम को सापेक्ष माने तो ये तो यहीं पहुंच गई, यानी पहले कौन पहुंची, वी पहुंची, और बाद में कौन पहुंची, आई पहुंची। तो वैसे निकालना चाहो भी, सिकर मान से निकालना चाहो, आपको समझ में आता है तो वो तो निकाल ही लोगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाला हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यानी ये डायग्राम देख के आपको आंसर देना है, तो यानी ये टी जो है, टी क्या होगा, यहाँ पर पहुंची, यानी समय क्या हो गया, ज़्यादा खा गई है तो आई क्या होगी,
लेट होगी ना बेचारी। और वी क्या हो गई, जल्दी पहुंच गई अपने शिखर मान पे, यानी पहले शिखर मान पे पहुंची, वो क्या हो गई यहाँ उसके हिसाब से, इस कंसेप्ट के हिसाब से, तो वी क्या हो गई, वी क्या हो गई, अरे वी बताओ, अग्रगामी हो गई। आई क्या हो गई, पश्चगामी हो गई। कैसे, मुझे समझ में नहीं आया जी। आप वो स्टूडेंट है जो आप वाली इस ट्रिक पे जाएंगे। अब बताओ नेगेटिव में कौन है, आप कहो जी ये, अगर इसको मैं पूरा करना चाहूँ तो पहले ये इधर आई होगी, किधर आई होगी, इधर आई होगी, यानी ये कहाँ पर है, तो ये जीरो से नीचे है जी। ये कौन से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, तो नेगेटिव से आई स्टार्ट हो रही है। नेगेटिव से कौन सी स्टार्ट हो रही है जी, नेगेटिव से आई स्टार्ट हो रही है। तो आई क्या हो गई, इस डायग्राम के अनुसार आई क्या है, तो आई तो पश्चगामी है, आई तो क्या है, पश्चगामी है। और वी क्या है, तो वी क्या है, अग्रगामी है। क्या है, अग्रगामी है। यानी जो आई जो पश्चगामी है, ये आई क्या कर रही है, आई लेग कर रही है, यानी लेगिंग है। ठीक है ना। पावर फैक्टर में बहुत बड़ा फंडा है लेगिंग और लीडिंग का, आज के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो भैया। इस डायग्राम के अनुसार ये क्या है, ये है। ठीक है ना। और ये कोई ना कोई क्या है, किस प्रकार से ये चीज मैं बताऊंगा। यहाँ पर आई ये क्या है, ठीक है। एक और बता दो जी बस, है ना, एक और बता दो जी, मजा आ जाएगा। अब मजा आज के बाद ना आपको दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। देख लो ये कंसेप्ट याद रखना, पॉजिटिव माने प्लस, प्लस माने पहले, ठीक है ना, पहले, यानी पहले पहुंचेगी वो पॉजिटिव से शुरू होगी। अगर ये क्या है, जीरो है, जीरो मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है। ये जीरो संख्या नेगेटिव में तो नहीं है ना, पॉजिटिव में है, यानी जीरो को आप पॉजिटिव ऐसे लिखो, इसके ऊपर ही जा रही है, यानी इससे ऊपर, यहाँ से या इससे ऊपर स्टार्ट होगी वो क्या होगी, अग्रगामी होगी। बाकी जो इससे नीचे स्टार्ट होगी वो पश्चगामी होगी। इस पे टाइम देने का मतलब है, क्योंकि आज पूरा का पूरा लेक्चर 2 घंटे और 2 नंबर ये खा जाएगा आपके, नहीं तो समझ में नहीं आया तो, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन है, अग्रगामी पश्चगामी। आप अग्रगामी लिख दो, पश्चगामी, 50-50% तुक्का लगने वाली बात होगी, तुक्का नहीं लगाना। एक डायग्राम और बना लेते हैं, आज के बाद नो टेंशन, नो फिक्र, नो ब्यादा। ठीक है, वही डायग्राम बनाता हूं मैं दोबारा, लेकिन उसमें फेर बदल कर देंगे। यहाँ पर क्या बदल कर देंगे, देखो जी। ठीक है, इस प्रकार से जा रही है। ये मान लेता हूँ मैं 90 डिग्री है, क्या मान लेता हूँ, 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको बताओ आप कौन सी, ये तो है वी, ठीक है ना। चलो इसको आई लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ आई, और इसको लिखता हूँ वी, ये है वोल्ट। ठीक है ना, क्योंकि पीछे वाला और आगे वाला क्लियर हो जाएगा। ये कौन सी साइड है, पॉजिटिव, ये कौन सी साइड है, नेगेटिव, ये कौन सी साइड है, जीरो। अब इसको पूरा करो आप, पूरा करोगे तो कहाँ जाएगा, यानी यहाँ जाएगा, यानी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है जी। यानी पहले पीक वैल्यू पे कौन पहुंची है, पहले ये पीक वैल्यू से पहुंचे, बाद में इधर आई है, यानी पहले पीक वैल्यू पे जीरो पे, यहाँ पीक वैल्यू पे थी, और ये क्या है, बाद में पहुंची है। यानी इतना समय ज्यादा किसने खाया है, इस ये पीक वैल्यू पे यहाँ पहुंची और ये यहाँ पर पहुंच गई। तो आई क्या है, आई क्या है यहाँ पे, आई क्या हो गई, पॉजिटिव से स्टार्ट, यानी मान किसका ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव, शुरू में पॉजिटिव मान ज्यादा है। यानी पॉजिटिव से जो शुरू होती है वो क्या होती है, मैंने बताया था, वो अग्रगामी होती है। क्या होती है, अग्रगामी होती है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, आप बताओ, आप खोजिए। तो आई तो अग्रगामी, अग्रगामी क्या हो गई जी, आई हो गई। यानी लीड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, आई करिए, किसको लीड करी है, वोल्ट को लीड कर रही है ना। अगर बाकी कहाँ है, जो कम वैल्यू वाली है वो कहाँ हो गई, पश्चगामी, क्या हो गई, पश्चगामी। ठीक है, नेगेटिव से शुरू नहीं हो, लेकिन मान किसका कम है, जीरो। ठीक है ना, ये भी मान लेना आप। ये क्या हो गई, वोल्ट, वोल्ट क्या हो गई, यहाँ पे लैग करती है, यानी लेगिंग हो गई, क्या हो गई, लेगिंग हो गई, पश्चगामी हो गई। समझ में आ गया आप तो। अब कहीं पे भी मैं ये शब्द लेगिंग और लीडिंग लूंगा, इसका मतलब आप इस तरीके से समझोगे भी, पहले मान पे, पहले शिखर मान पे कौन पहुंची, पहले शिखर मान पे कौन पहुंची, तो शिखर मान पे पहले जो पहुंचती है, पहले पहुंचती है उसको हम अग्रगामी कहते हैं, और जो बाद में शिखर मान पे पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं, बाद में पहुंचती है उसको हम पश्चगामी कहते हैं। बस लो ये बना लो।
ठीक है ना, ऐसे बना दिया मैंने मान लो, ठीक है। और एक स्टार्ट हो रही है, यहीं से स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है। यानी ये बनाया मैंने आई, या मैंने बनाया वी, ये बनाया वी और ये बनाया मैंने आई, ये कहीं आई और वी एक दूसरे को लैग करती है क्या, ये 90 डिग्री बना दिया मैंने, मान लो 90 डिग्री, ठीक है ना। तो वी क्या है इसके अंदर, तो वी इधर वाली साइड है जी, ऊपर वाली साइड जो दिखाई देगी, ठीक है ना, नेगेटिव, ऊपर वाली साइड है पॉजिटिव है जी। तो वी क्या हो गई यहाँ पर, वी हो गई आपकी लीडिंग अग्रगामी, और आई क्या हो गई पश्चगामी, पश्चगामी, ठीक है। अब तो समझ में आ जाएगा, अब तो कमेंट क्लियर हो गया। क्योंकि हो सकता है पीछे वाले मैंने डायग्राम गलत बना दिया हो सकता है, मैं गलती मान सकता हूँ अपनी, हुआ हो तो ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका अग्रगामी पश्चगामी। अब देखो एक चीज याद रखना, गांठ बांध लो नोट करके, ठीक है ना। जब लीडिंग और लेगिंग लिखते हैं ना आप, पावर फैक्टर लीडिंग लेगिंग लिखेंगे, तो आपको हमेशा पहले किसको, धारा को लिखना है, किसको लिखना है, धारा को, ठीक है ना, किसको लिखना है, धारा को। यानी धारा को हम रेफरेंस मान के, धारा को रेफरेंस मान के, यानी धारा को पहले मान के, यानी उसको रेफर करके, रेफरेंस मान के लीडिंग और लेगिंग का आंसर देंगे, लीडिंग व लेगिंग का, क्योंकि पेपर क्लियर करना है तो यहां से आंसर देंगे, ठीक है ना। अगर मान लो आप कहो जी धारा, धारा क्या है, लीडिंग है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, धारा अगर लीडिंग है, और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं धारा यानी करंट जो है लेगिंग है। आज के बाद आपका फंडा कवर हो जाएगा, लेगिंग है, धारा लीडिंग है और धारा लेगिंग है। अगर धारा लीडिंग है तो आप कैसे लिखोगे इस बात को, धारा वोल्टेज से, ऐसे लिखना है इसको, है ना, धारा वोल्टेज से, लीडिंग का मतलब धारा वोल्टेज से अग्रगामी है, और वो डिग्री बताएगा उससे लिख देना, अग्रगामी है वो 90 डिग्री से है, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से, 10 डिग्री से, 15, वो लिखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बता के जाएगा ना। धारा लिखना पहले, धारा ही है, धारा वोल्टेज से, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, वोल्टेज से पश्चगामी है, ठीक है ना। मेरे को कैसे समझ में आता है वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। भी धारा क्या है, वोल्टेज से पश्चगामी है, धारा लेगिंग है, यानी किसको रेफरेंस माना आपने, धारा, धारा के रेफरेंस में बताएंगे आप, या धारा से तुलना करके बताएंगे वोल्टेज आगे है या वोल्टेज से पीछे, धारा आगे है या धारा पीछे है, धारा को बताना है, आगे पीछे दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी। मैं कह दूं धारा आगे, इसका मतलब वोल्टेज पीछे, मैं कह दूं धारा पीछे है तो वोल्टेज आगे है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। क्योंकि अब पावर फैक्टर हम जब हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें तो आपको बता दी गई है। जब हम पावर फैक्टर पढ़ेंगे, शक्ति गुणांक पढ़ेंगे, किसी भी सर्किट में शक्ति गुणांक, क्योंकि आज पूरा का पूरा चैप्टर ये शक्ति गुणांक के चक्कर में रहने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। जब शक्ति गुणांक पढ़ेंगे तो शक्ति गुणांक मैं कह दूं पावर फैक्टर, ठीक है, और मैं कह दूं पावर फैक्टर, तो आप कहोगे जी पावर फैक्टर तो है, अब वो डिग्री डागरी तो बाद में पढ़ लेंगे हम। पावर फैक्टर मैं कह दूं लेगिंग है, वो कह दे पावर फैक्टर लेगिंग है, पावर फैक्टर लेगिंग है, और वो कह दे पावर फैक्टर लीडिंग है, ठीक है ना। वो कुछ भी कहे अपने को पकड़ लेना है। पावर फैक्टर लेगिंग यानी लेगिंग का मतलब, क्यों लेगिंग होगा भाई, कौन लेगिंग होगा, यानी लेगिंग का मतलब ये समझ में नहीं आता जी, लेगिंग कौन होगा, लीडिंग कौन होगा, क्यों लिखा है पावर फैक्टर के पीछे लीडिंग लेगिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात आना है, क्योंकि धारा को प्रेफरेंस मानना है आपने, आप में प्रेफर किसको किया, धारा को, पहले धारा को लिखा है, यानी धारा लेगिंग है, यहाँ पे क्या है, पावर फैक्टर लेगिंग है, तो मतलब धारा लेगिंग है, धारा लेगिंग है, यानी धारा क्या है, आगे है, किससे, वोल्टेज से, ठीक है। तो वो पावर फैक्टर क्या कहलाएगा, लेगिंग, ठीक है ना। अगर वो कहते लीडिंग तो धारा लीडिंग है, यहाँ पे क्या लीडिंग है, धारा लीडिंग है, ठीक है ना। इतना बेसिक से कोई नहीं समझाएगा, धारा लीडिंग, अरे लेगिंग का मतलब क्या है, धारा लेगिंग है, लेगिंग का मतलब धारा क्या है, पीछे है,
धारा क्या है, पीछे है, किससे है, वोल्टेज से, ठीक है ना। धारा लीडिंग है, धारा लीडिंग का मतलब, धारा लीडिंग का मतलब हो गया धारा किससे लीड कर रही है, वोल्टेज को, धारा आगे है, लीड का मतलब धारा आगे है, तो मानना किसको, धारा को मानना है, ठीक है ना। लीड का मतलब लिखना कैसे है, ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाली बात लिख दी मैंने, किससे है, पावर फैक्टर मैं कह दूं लेगिंग है, मैं लिखूंगा आगे थोड़ी देर में, मैं कहूंगा जी पावर फैक्टर लीडिंग है, पावर फैक्टर लेगिंग है, 90 डिग्री लेगिंग है, 90 डिग्री लीडिंग है, तब आप सोचोगे पावर फैक्टर लीडिंग लेगिंग कैसे लिख दिया सर जी, तो वहां पर मैं लीडिंग लेगिंग का मतलब समझाऊंगा आपको भी, लीडिंग लेगिंग का मतलब क्या हो गया, भी लेगिंग का मतलब क्या होगा, कि पावर फैक्टर जो है, लेगिंग का मतलब धारा लेग कर रही है, ठीक है ना, और लीडिंग का मतलब क्या हो गया, धारा लीड कर रही है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर कौन धारा लेगिंग कर रही है, तो कौन पीछे है, धारा, धारा पीछे है, वोल्टेज क्या आगे है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज आगे है, तो दोनों को हिसाब से तो लिख ही नहीं सकते ना, वोल्टेज आगे है और इसके अंदर वोल्टेज क्या है, पीछे है, धारा लीड कर रही है तो वोल्टेज क्या है, पीछे है। इतना बेसिक से करवाऊंगा, इतना बेसिक से, ये चीजें नहीं बताएगी, क्योंकि आपको ना टीचर जब समझाता है तो वो ये मानता है भी आपको ये चीजें नॉर्मल सी आती होगी, लेकिन रियल में आपको नहीं आती, ठीक है ना, रियल में नहीं आती, और अब वो क्वेश्चन याद ही नहीं होता जी, क्वेश्चन याद नहीं होता जी, क्वेश्चन याद होगे कैसे, नहीं अपने साथ जुड़े हो ना आप, ठीक है ना, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया, पावर फैक्टर लेगिंग का मतलब क्या है, धारा लेगिंग है, और पावर फैक्टर लीडिंग का मतलब धारा लीडिंग है, बस। अब आपका स्टार्ट हो जाता है पावर फैक्टर वाला फंडा, क्या हो जाता है, फंडा, हमारे साथ जुड़िए भैया, मजे नवा देंगे आपको, इतना आसान से आसान समझा देंगे, इतना बढ़िया तरीके से समझा देंगे, टाइम खा जाएंगे आपका, लेकिन आपको इतना महारती और योद्धा बना देंगे भी आप, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, चीन के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, चाहे तिब्बत के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, चाहे आप बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, ठीक है। हेलो, समझ में आ गया बात, अब हो गया फंडा, पावर फैक्टर क्या होता है जी, एक बार दोबारा बता दो जी, टाइम हमारे पास बहुत है, क्योंकि आप हमें पढ़ाओगे तो मुझे पता है और हमें पता है जी, आप हमारा सिलेक्शन करवा के छोड़ोगे, यानी ये शक्ति गुणा, क्योंकि हमें रिवीजन करना है और बार बार करना है, ठीक है ना। सिलेबस जल्दी करवाने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें छोड़ दी जाती है, वो छोड़ते नहीं, आप एक एक चीज़ को कवर करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, भागना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि भागना, जब आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी उससे पहले मैं सिलेबस करवा दूंगा, और क्रेश कोर्स में करवा दूंगा आपको, क्रेश कोर्स स्टार्ट कर देंगे इस चीज़ का, आप टेंशन मत लेना। पावर फैक्टर क्या होता है, सीधा सीधा पढ़ा है जी, आज तक हमने कोस थीटा पढ़ा है जी, ठीक है ना, और आर बटे जेड पढ़ा है जी, ठीक है ना, और आपने मेन चीज जो पढ़ी है वो पढ़ी है एक्टिव पावर, ठीक है ना, इनमें से कोई चीज दी हो तो आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, क्योंकि आज का फंडा क्लियर होने वाला है, आज हम एक्टिव पावर को हम पी से लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं एपरेंट यानी आभासी, ऊपर वाला क्या है, वास्तविक पावर है, नीचे वाला क्या है, आभासी पावर है, पी बटे ऐसे लिखते हैं, और पी की जो इकाई होती है, पी की इकाई आपको किस में लिखते हैं, तो आपको मैंने बताया भी होगा, पी जो होता है वो किलोवाट में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, किलोवाट में, तो पी बराबर क्या होता है जी, वी आई कोस थीटा होता है, क्या होता है, कोस थीटा होता है, और एस बराबर क्या होता है जी, केवल वी आई होता है, क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है। इसको किस में मापा जाता है जी, इसको मापा जाता है किलोवाट में, और इसको किस में मापा जाता है जी, वोल्ट एम्पियर में, या केवीए में, ट्रांसफॉर्मर वगैरह की रेटिंग आप देते हो ना, वो हो जाएगा जी। यानी पावर फैक्टर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो आप लिख लो डिपेंड ऑन, यानी किस पे निर्भर करती है, तो कोस थीटा पे निर्भर करती है। आप कह सकते हो जी थीटा नहीं पता हमें, फेज
डिस्प्लेसमेंट पे करती है या फेज अंतर पे डिपेंड करती है। यानी कोस का मतलब ये हो गया आपका ये, ठीक है ना, और ये थीटा है, ठीक है। यानी जो पावर फैक्टर होगा वो क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं एस, और यहाँ क्या लिखते हैं पी, और यहाँ क्या लिखते हैं क्यू, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी हो तो। यानी ये कोण जितना बड़ा होता जाएगा, मैं कह दूं जी ये मान लो 30 डिग्री का है, ठीक है, और ये बढ़ गया, अब हो गया 60 डिग्री का, कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया थीटा, तो क्या हो गया क्यू बढ़ गया जी, ठीक है, एस पी, ठीक है ना। और कोस थीटा किसके बराबर होता है तो आपको पता भी है, कोस होता है, जैसे आप पढ़ते हो जी, हमने पढ़ा है जी लाल बटे कक्का, ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लाल बटे कक्का ही पढ़ लो जी आप। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार क्या है पी है और एस, यही तो लिखा है मैंने पी और एस। यानी क्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पावर फैक्टर क्या होता जाएगा, पावर फैक्टर क्या होता जाएगा उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, पी की वैल्यू जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा क्यू कम होगा, क्योंकि ये इधर आता जाएगा, ठीक है ना। और एस पी और एस पे, यानी इसका मतलब क्या होता है जी, पावर फैक्टर बता दिया, दुनिया ने बताया, आप बताओ। इसका मतलब होता है शक्ति का कितना प्रतिशत आप यूज कर रहे हो, कितना परसेंट कार्य में, कितना परसेंट कार्य में खपत हो रहा है। पावर फैक्टर का मीनिंग क्या है जी, कितना यूजफुल एनर्जी जो है, या कितनी यूजफुल शक्ति है, यानी कितनी पावर जो है, वास्तविक पावर, यानी क्या है जी, ये तो दो चीजों का तो अनुपात है जी, वास्तविक और आभासी पावर। आभासी पावर आपको पता ही है वो होती है जी जो सोर्स के द्वारा दी जाती है, और वास्तविक पावर वो होती है जो कार्य में काम आती है, क्या आती है, कार्य में काम जो आती है, कार्य करती है। और ये क्या है, टोटल पावर होती है, कुल पावर होती है, यानी कार्य कितना हो रहा है वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसका मात्रक तो नहीं है कोई, ठीक है ना, उसको हम परसेंटेज के लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, परसेंटेज। कितनी पावर सोर्स के द्वारा दी गई और कितनी आपके द्वारा सही में यूज की गई, कितनी व्यर्थ गई, उसका क्या है, उसका एक गुणांक होता है, उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। मैं कहता हूं आपको मैंने 5 वस्तु दी, यानी सोर्स के द्वारा कितनी 5 दी गई, और आपने 3 यूज कर ली, कितनी यूज कर ली, 3 यूज कर ली, 2 वेस्ट चली गई, 2 आपकी खराब हो गई। मान लो आप 5 किलो सब्जी लेके आए और 3 किलो सब्जी आपने यूज कर ली, 2 किलो सड़ गई, तो यानी इसका आपने 3 किलो यूज किया, यानी आपने रियल में उसकी पावर जो आप 5 सब्जी लेके आए थे उसमें से आपने यूज कितनी की, ठीक है ना, यूज कितनी की, उसको हम किस में लिखें, पावर फैक्टर में लिखें, तो कितना परसेंट यूज किया, कितना यूज की, तो आप कहोगे जी 5, 0.6। और या आप परसेंटेज में लिखो तो कहोगे जी हम लिख देंगे 60% यूज की, 40% व्यर्थ चली गई, तो वही दिखाता है आपका पावर फैक्टर, ठीक है ना। पावर फैक्टर बहुत समझा देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर समझने का मतलब कुछ और ही है, क्योंकि हम सब्जियों की तुलना करते हैं इलेक्ट्रिकल में, है ना। हो जाएगा क्लियर जी, अब हो जाएगा। अब 2 बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी अगर पावर फैक्टर हो जाए ज्यादा, पावर फैक्टर क्या है, ज्यादा है, और अगर पावर फैक्टर है कम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां से बात बात जानो आप। यानी पावर फैक्टर कम का मतलब क्या है, कम का मतलब ये हुआ ऊपर वाली चीज कम होगी, ऊपर वाली कम होगी तो क्या होगा, कार्य कम होगा। और अगर ज्यादा है तो ऊपर वाली वस्तु क्या होगी, ज्यादा होगी, और नीचे वाली क्या होगी, ठीक है, नीचे वाली तो सोर्स तो दे रहा है, सोर्स तो जितनी दे रहा है उतनी दे रहा है, वास्तविक पावर कितनी होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर पावर फैक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब कार्य ज्यादा हो रहा है किसी मतलब मशीन के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्यादा है तो क्या होगा, कार्य भी ज्यादा करेगी, कार्य क्या करेगी, ज्यादा। कार्य ज्यादा करने का मतलब है उसको वास्तविक शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वास्तविक शक्ति क्या होगी, ज्यादा यूज में होगी, ठीक है ना। और अगर पावर फैक्टर कम है तो उसका मतलब क्या, कार्य क्या होगा, कम होगा, कार्य कम होगा, यानी वास्तविक शक्ति कम होगी। कौन सी शक्ति ज्यादा हो जाएगी, क्यू, यानी क्यू कौन सी शक्ति होती है, रिएक्टिव पावर, यानी प्रतिक्रियाशील शक्ति ज्यादा हो जाएगी, प्रतिक्रिया शक्ति जो है वो ज्यादा हो जाएगी, क्या आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कौन सी कम हो जाएगी, वास्तविक शक्ति कम हो जाएगी,
वास्तविक शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कार्य क्या होगा, कम होगा, कार्य क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। ये चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको वहाँ तक लेके जा रहा हूँ जहाँ तक आपको पहुँचाना है। ठीक है जी, हो जाएगा। अब पावर फैक्टर थीटा का मतलब क्या है जी, थीटा का मतलब क्या है जी, कोस थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कोस थीटा की वैल्यू, यानी थीटा अब क्या है जी, यहाँ पर थीटा क्या है, तो यहाँ पर है वी व आई के, वी व आई यानी वोल्टेज व करंट के बीच का कोण जो है, या फेज अंतर है, कोण कोस थीटा में मापा जाता है। क्यों मापा जाता है ये आपको पता भी है, क्यों मापा जाता है पता भी है आपको। ठीक है ना। देखो इस तरीके से देखो, पावर फैक्टर कोस थीटा, कोस थीटा जी, मैं मान लू कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर कोस थीटा मैंने लिया, मैं मान लेता हूँ थीटा जो है वो क्या है, 0 है। एक तो मैं 0 मान सकता हूँ, एक मैं मान लेता हूँ थीटा मान लो कितना है, 30 डिग्री है, यही देगा आपको, इससे ज़्यादा। एक मैं मान लेता हूँ थीटा 45 डिग्री है, और एक मैं मान लेता हूँ थीटा 60 डिग्री है, और एक मैं मान लेता हूँ थीटा 90 डिग्री है। ठीक है, यानी जो इसकी वैल्यू है उतना ही पावर फैक्टर है। इसका मतलब क्या होगा जी, ये जो दर्शाएगा वही तो शक्ति है, वास्तविक शक्ति प्रयोग हो रही है। कैसे जी, क्योंकि थीटा क्या होता है जी, थीटा यही होता है, ऐसे लिखो, ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे इसको त्रिभुज बना दो एक 90 डिग्री, ये क्या है, थीटा है जी। कौन सा थीटा है, कोस थीटा है जी। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, यहाँ पे आपने एस बताया था जी, यहाँ पे क्यू यानी कौन सी, रिएक्टिव पावर बताया था जी, यहाँ वास्तविक पावर बताया था जी। ठीक है ना। अब इस थीटा का मान जितना होगा, मतलब थीटा का मान ज्यादा होगा, तो क्या बढ़ती जाएगी, क्याऊ बढ़ती जाएगी। क्याऊ जैसे ही बढ़ेगा, यानी कौन सी शक्ति, रिएक्टिव पावर, प्रतिक्रिया जो शक्ति वेस्टलेस है, यूजलेस है, जो काम में नहीं आती, वो बढ़ती जाएगी, यानी काम वाली शक्ति घटती जाएगी। याद रखना इस बात को। ठीक है ना। ये शक्ति क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, तो काम कम होता जाएगा। थीटा बढ़ रहा है क्योंकि जी 0 की थीटा की वैल्यू जो होती है ना, कोस थीटा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है जी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बताइए। मैंने कल भी बताया था आपको, कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, टाइम लग जाए चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप खाएंगे नहीं कुछ भी। यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो एक होती है ऊपर से ऊपर 0 की, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है, 0। यानी पावर फैक्टर क्या हो सकता है जी, 1 से लेकर 0 के बीच में हो सकता है। 1 से लेकर 0 के क्या हो सकता है, बीच में हो सकता है। 1 से लेकर, यानी 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, क्या होती है, 1 होती है। क्लियर है। 1 के बाद क्या आया जी, 1 के बाद 1/2 आता है जी। ठीक है ना, आधा आता है जी, उसके बाद 3, सॉरी अंडर रूट 3/2 आता है जी। ठीक है, 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/2। यही होती है क्या, 60 की वैल्यू यही होती है क्या। ठीक है, ये होती है आपकी वैल्यू। क्लियर हो जाएगा या नहीं होगा। अरे वही तो है, देखो साइन थीटा याद करो आप, साइन को हमने लिखा था, साइन 1 होती है जी। उसके बाद हमने क्या लिखा था, अंडर रूट कितनी होती है बताओ, मैंने लिखा होगा, याद कर लो यार। मैंने 1 लिखा, 0/4 लिखा, 1 क्या लिखा, 2 लिखा, 4/4 लिखा यार। ठीक है ना, मैं आप ही कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, और सर आप कंफ्यूज हो गए तो हमारा कैसे होगा। 0 लिखा था मैंने, 1 लिखा था, और मैंने 2 लिखा था, मैंने 3 लिखा था, मैंने 4 लिखा था। ठीक है ना, 1 1 इसके नीचे हमने क्या लिखा था, ऐसे याद करो, 4 लिखा था। आप तो आप भूल गए जी, हम भी भूल गए भैया, है ना।
हमें भूलने से कैसे काम चलेगा भैया, आपको समझाना है बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह। यानी इसका उल्टा ही तो होता है, ये दो एक आ गया जी, ये क्या हो गया अंडर रूट 3/2 आ गया जी। देखो इसको 1/2 आ गया, अंडर रूट 1/2 आ गया जी, 1 क्या आ गया 2 आ गया जी, और क्या आ गया 0 आ गया। यही तो मैंने लिख रखा है, उल्टा होता है ना साइन थीटा के। बोलो जी हाँ जी। मान याद करके आना, ठीक है ना। किस किसी ने मान याद कर लिया कमेंट करना, हो जाएगा। अब बताओ, ऊपर से ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो सकती है, ज्यादा 1 हो सकती है। और कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन भी आता है, कम से कम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है। आपको कहे पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ हो सकता है, तो आप कहोगे जी पावर जो फैक्टर है, गुणांक है, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो आप कहोगे 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। मैं कहता हूँ 1 से ज़्यादा हो सकता है, तो आप कहोगे जी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 0 से कम हो सकता है, आप कहोगे जी 0 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 0 के बीच में होता है, यानी माइनस में पावर फैक्टर नहीं हो सकता। 0 1 1 किसका होता है जी, बस देखो मैंने बताया ना आपको, ठीक है ना। 1 किसका होता है जी, लिख लो इस बात को, काम आएगी। 1 होता है शुद्ध, अब ये नई चीज़ें आ गई जी आपकी, गलत कर रहे हो आप बच्चों के साथ। प्रतिरोधी है परिपथ की, ठीक है ना, प्रतिरोधी है परिपथ की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। यानी शुद्ध जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है ना, उसके अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ये मैं यहाँ पे इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आगे हम शुद्ध प्रतिरोधी पढ़ेंगे तब आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक को हम यूनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिटी, इकाई बोलते हैं। इकाई पावर फैक्टर किसका होता है, तो आपसे पूछा जाएगा इकाई पावर फैक्टर किसका होता है, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ का होता है। और कैसे होता है वो तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो। क्लियर हो गई बात। इसको इकाई बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है, सबसे अच्छा पावर फैक्टर किसे कहा जाता है, सबसे अच्छा, सबसे गुड वाला, अच्छा वाला फैक्टर 1 होता है। और सबसे अच्छा पावर फैक्टर होगा तो सबसे अच्छा कार्य कौन सी मशीनें करेगी, अच्छा कार्य जिनका पावर फैक्टर क्या होगा, सबसे अच्छा कार्य कौन करेगी, जिनका पावर फैक्टर 1 होगा, जिनका पावर फैक्टर 1 होगा। अब उससे नीचे नीचे आएगा, ठीक है ना। 1 से नीचे मान लो, मैं मान लेता हूँ 0.8 आ गया, 0.9 आ गया, 0.0 तक जाएगा तो मान लो यही आएगा, इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना, इसको छोड़ दो, ठीक है। मैं कह दूं 1 से नीचे आओगे तो आप 0.9 आएगा, 0.8 आएगा, 0.7 आएगा, 0.6 आएगा, 0.5 आएगा, 0.4 आएगा, 0.3 आएगा, 0.2 आएगा, 0.1 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी ये पावर फैक्टर ना ऊपर वाला, ये तो सबसे अच्छा माना जाता है, इसको माना जाता है बैड। आपसे पूछ ले बैड यानी बुरा पावर फैक्टर किसे कहा जाता है, बुरा। तो ये मशीनें कितना काम करेगी, 80-90% इनकी दक्षता होती है, कितनी होती है, 80 से 90% काम करती है ये, 80 से 90%, ठीक है ना। 9 का मतलब क्या हुआ, 9 का मतलब हुआ 90% यूज हो रही है, 90% क्या है, वास्तविक पावर है, ठीक है ना। और 8 का मतलब 0.8 का मतलब क्या है, 80% वास्तविक शक्ति है, क्या है, वास्तविक शक्ति है। यानी ये 80% यूज करेगी किसका, जो आई हुई है आभासी शक्ति का, ये 100 का 100 यूज करेगी। ये कितना करेगी, एक है जिसका कितना करेगी, 100% यूज करेगी, ठीक है ना, परसेंट बताया था मैंने। अब ये 70%, ये 60%, ये और ये 0 मतलब कोई भी यूज नहीं है, बिल्कुल बेकार जाएगी, जितनी आ रही है उतनी बेकार जाएगी, तो उसको हम 0 पावर फैक्टर कहते हैं। किसका होता है देखते हैं, इसको कौन सा पावर फैक्टर कहते हैं, तो इसको पुअर कहते हैं, गरीब, ठीक है ना, अति बुरा, बहुत बुरा पावर फैक्टर। और बहुत घटिया किस्म की मशीनें होती हैं, सबसे कम कार्य करती है, कम कार्य होता है, ठीक है ना। यानी वास्तविक शक्ति की वैल्यू कम होती है, वास्तविक शक्ति जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ लिया जाए अच्छा पावर फैक्टर किसे कहा जाता है, 1 को कहा जाता है, ठीक है। बुरा पावर फैक्टर किसे कहा जाता है, 0.98 को कहा जाता है। उससे नीचे उनको क्या कहा जाता है, अति बुरा। ये क्या हो गया जी, ये तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना, शून्य। तो शून्य हो गया, इसका मतलब वास्तविक शक्ति क्या है, 0 है, वास्तविक शक्ति 0 है, प्रतिक्रिया शक्ति फुल है,
ठीक है ना। वास्तविक शक्ति क्या है, 0 है। वास्तविक शक्ति क्या हो गई इसमें, 0 हो गई जी। वास्तविक शक्ति 0 हो गई, इसका मतलब कार्य क्या होगा, 0 हो गया। कार्य भी क्या करेगी, वो मशीनें 0 करेगी। जिसका पावर फैक्टर 0 है वो कार्य करेगी ही नहीं, ठीक है ना, वो कार्य ही नहीं करेगी। और ये होता किसका है जी, ये आपका एक तो शुद्ध, एक शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का होता है, यानी जिसके अंदर केवल क्या लगा हो, इंडक्टर लगा हो। और एक क्या होता है, ये संधारित्रीय, शुद्ध संधारित्रीय परिपथ का होता है। कितना होता है, तो आप याद रखना, पावर फैक्टर 0 किसका होता है, पावर फैक्टर प्रेरकीय या शुद्ध संधारित्रीय परिपथ के सिवा दोनों दो का 0 होता है, अगर वो दोनों शुद्ध हैं तो। शुद्ध का मतलब केवल और केवल इसमें प्रेरक लगा हो, और केवल जिसमें संधारित्र लगा होता है, उनका पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। पावर फैक्टर 0 होता है और उनका पावर फैक्टर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मतलब कार्य क्या होगा, वहां पे 0 होगा। यानी आभासी शक्ति किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिक्रियाशील शक्ति के बराबर हो जाएगी, जिसके कारण उसके अंदर काम नहीं होगा। वास्तविक पावर 0 हो जाएगी, यानी एक्टिव पावर 0 हो जाएगी। ये किसका होता है जी, यानी 0 से 1 के, एक तो शुद्ध प्रतिरोधी का होता है, 0 किसका होता है जी, वास्तविक प्रेरकीय का होता है शुद्ध। शुद्ध प्रतिरोधीय का तो क्या होता है, 1 होता है। शुद्ध प्रेरकीय और संधारित्र का क्या होता है, 0 होता है। तो बीच का किसका होता है जी, बीच का किसका होता है, तो 0 से, 0 से ज्यादा और 1 से कम, ठीक है ना। पावर फैक्टर ये लिख लो आप, 0 से ज्यादा 1 से कम किसका होता है, तो आरसी सर्किट का, आरसी का, आरएल सर्किट का, और एक सर्किट हो सकता है आरएलसी सर्किट का। क्या होता है जी, कितना होता है पावर फैक्टर, 0 से ज्यादा 1 से कम। भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं पेड नहीं पढ़ा रहा, इसलिए ये कह रहा हूँ भागना नहीं है। अगर मैं पेड पढ़ाता होता तो मैं कहता आपकी मर्जी है, कारण उसमें ये हो जाता भी आप पढ़ना चाहते हो तो ही पेड खरीदते हो। यहाँ पर नए पढ़ने वाले भी देखने आते हैं, पढ़ने वाले भी देखने आते हैं, तो उन पर कोई पाबंदी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, सर मैंने पेड कोर्स लिया हुआ है लेकिन आपसे पढ़ने का मज़ा आ रहा है, मैं पेड कोर्स की तरफ जागता खोल के भी नहीं देखता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप भी खोल के देख लिया करो भाई, क्या पता मेरे से अच्छा पढ़ा दें। आप विश्वास करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से पढ़ना है मेरे से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ते हो, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, सब मेहनत करते हैं। पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं खुले, खुले में पढ़ा रहे हैं। पेड में पढ़ाते तो बात ही अलग थी, यहाँ पे खुले में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। खुले का मतलब आप कमेंट कुछ भी कर सकते हो, आप मतलब अपनी राय दे सकते हो, कोई गलती होगी तो बता सकते हो। देखो मैं भगवान तो नहीं हूँ, ठीक है ना, भगवान नहीं हूँ भाई जो गलतियाँ नहीं होती। मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, आपसे भी गलतियाँ होती है, मेरे से भी गलतियाँ होती है। कई बार दिमाग कहीं और चला जाता है, पढ़ाना क्या होता है, अलग चीज़ पढ़ा दी जाती है। लेकिन आप कमेंट करते हो तो उसको सुधारता हूँ मैं, इसको एक्सेप्ट करता हूँ भी मैंने गलती की है, ठीक है ना। उसके चक्कर में लेगिंग लीडिंग दूसरा पढ़ा दिया, आपको दोबारा पढ़ा दिया ना। तो आप बने रहिए मेरे साथ, और आपकी भावनाएँ हैं जो हमें कहती है वीडियो बनाओ, हम बनाते हैं, और आपको कामयाब करने के लिए हम तत्पर तैयार हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। जो आपका सपना है वो पूरा करने में हमारा पूरा योगदान रहेगा। जितनी कोशिश हो सके उतना ज़्यादा हम देंगे, ठीक है ना। और जेई की जितने भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये आपका जेई के लिए आपका इनफ नहीं है, ठीक है ना। बहुत बहुत चीज़ें कवर हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक भी आपका कवर हो जाएगा। 50-60% तक, 70% तक मैं कहता हूँ इस क्लास से जेई का कवर हो जाएगा। बाकी एचएसएससी पे डिपेंड करता है, क्या पता 100 के 100 ही क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए आ जाए, ठीक है ना, 100% ही आ जाए, 70 क्वेश्चन के 70 आ जाए। लेकिन जेई के अंदर थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एडवांस का मतलब वहाँ पे फार्मूले थोड़ी ज़्यादा हैं और उनको आपको करना चाहिए, ठीक है ना। आप उसका सारा ले सकते हो। इस चीज़ को पढ़ के आप फार्मूले पढ़ते हो तो आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे वो चीज़ें। तो 70% तक मैं कह सकता हूँ आपका जेई का सिलेबस कवर करवा दूंगा, यानी 50 नंबर, 70 में से 50 नंबर प्लस आ जाएंगे आपको ये करते हो तो, ठीक है ना। लेकिन 70 का 70 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 70 करवाने के लिए लेक्चर डबल हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो और कोई भी टीचर ये कहता है आपको, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, मेरी वीडियो देखते हैं जेई वाले, तो कोई भी टीचर ये कहता है, लाइनमैन का बैच चला रखा है और वो कहता है मैं जेई का कवर करवाता हूँ, तो सरासर गलत है भाई, ठीक है ना। सरासर गलत है, मैं कहता हूँ सरासर गलत है।
क्योंकि लाइनमैन वालों को जेई का करवाने लग गए ना तो लाइनमैन वालों के पटाखे बोल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने पॉलिटेक्निकल की है या आपने बीटेक की है, और वो है आईटीआई वाले, जहाँ पर बेचारों को इंस्ट्रक्टर भी पता है सीटीआई वाले मिलते हैं और आपको प्रोफेसर मिले हुए थे भैया, ठीक है ना। तो बहुत फ़र्क है दोनों के अंदर, ठीक है। तो जेई वाला अगर 20% एडवांस जो हमें लेके जाना है, 20 से 30% हम एडवांस लेके चलते हैं तो लाइनमैनों के पटाखे उड़ जाएंगे भाई साहब, जैसे फ्यूज के बोलते हैं ना कई बार, पट पट, ठीक है ना। तो कोई नहीं करवाएगा लाइनमैन का, अगर बेचा और मिक्स बेचा तो आपको गुमराह किया जा रहा है भी ये क्या है लाइनमैन, इसमें जेई लगा देंगे, ठीक है ना। मैं कहता हूँ जेई के लिए 70% सिलेबस कवर हो जाएगा, 30% आपको अलग से करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 100% अभी तक जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एरिया में, ठीक है ना, कोई नहीं करवा रहा, जितने भी करवा रहे हैं उनसे आपा ज़्यादा आपा ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, कहीं आप बुक ले लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक ले लो, ठीक है। तो पावर फैक्टर समझ में आ गया, बोलो जी आ गया। अब कर देंगे लेगिंग लीडिंग, क्या था पावर फैक्टर, लीडिंग और लेगिंग की जब हम बात करते हैं तो मैंने बताया होगा आपको ना, लीडिंग और लेगिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। 2 घंटे की वीडियो कम से कम बनाने की सोचेंगे, कुछ प्रॉब्लम ना आई तो। अब देखो आपको कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, पावर फैक्टर वाली बात तो क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे शुद्ध प्रतिरोधी है। मैं सोचता हूँ जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो, प्रतिरोधी है परिपथ, एक वीडियो डाल के एक दिन का गैप ले लेंगे अपना, क्या है, ठीक है। आप 2 दिन में देख लेना। यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी जिस परिपथ में, जिस परिपथ में केवल और केवल रजिस्टर या प्रतिरोध लगा हो, प्रतिरोध का संयोजन हो। अब ये बोर्ड पूरा इससे भर देंगे आप, प्रतिरोधी है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से आएगा वो कंसेप्ट, अगर पीछे वाला कवर किया है तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। जिस परिपथ में केवल प्रतिरोध का मतलब क्या होता है जी, मैंने बनाया, देखो ये सर्किट डायग्राम बनाता हूँ मैं आपका, देखो ये होता है सर्किट डायग्राम, यानी परिपथ है चित्र डायग्राम, ठीक है। कौन सा होता है जी, ये देखो सर्किट का मतलब परिपथ बनाया आपने, और ये क्या बना दिया आपने, ये तो आपने बताया है जी, ये आर होता है जी, क्या होता है आर होता है, और ये डिस कौन सी लेनी है हमें, एसी लेनी है, ठीक है। स्विच विच लगाओ तो लगा दो, आपकी मर्जी है, लगा देते हैं जी, पर ऑन ही रखेंगे इसको ना, ऑन रखेंगे मजा आएगा, ऐसे ही होता है। ये सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर क्या दर्शाया गया है, रजिस्टर, उसमें और कोई चीज़ नज़र आ रही है क्या, इसके अंदर कैपेसिटर नज़र आ रहा है क्या, संधारित्र नज़र आ रहा है क्या, या इसके अंदर इंडक्टर नज़र आ रहा है क्या, बोलो जी नहीं आ रहा। तो इसके अंदर केवल और केवल क्या लगा हुआ है, केवल और केवल जिसके अंदर प्रतिरोध संयोजित होता है, यानी प्रतिरोध ही लगा हो परिपथ के अंदर, यानी केवल आपा लाइट है, मान लो लाइट के अंदर जब घुसाते हैं, मान लो उस परिपथ में क्या लगा हुआ है, परिपथ जितना आ रहा है तो परिपथ में केवल और केवल इंडक्टर लगा है, क्या लगा है, सॉरी प्रतिरोध लगा है, तो हम क्या कह देंगे, प्रतिरोधी है, सर्किट है, परिपथ है, प्योर, एकदम प्योर, प्योर का मतलब कोई और मिलावट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका, फेजर डायग्राम क्या होता है जी, फेजर डायग्राम यानी कलात्मक चिन्ह जो है आपका, वो क्या होता है। इसके अंदर आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, आई जो है और वी क्या होता है जी, इसके ऊपर 0 डिग्री, यानी कितने का फेज अंतर होता है, 0 डिग्री का, तो ये फेजर डायग्राम है, ये क्या है सर्किट डायग्राम है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बनाया जी, क्योंकि इसके बीच में कोई डिग्री कोस थीटा है क्या, नहीं है जी, थीटा की वैल्यू है क्या, नहीं है जी, फेज अंतर है क्या, नहीं है जी, आई और वी क्या चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, यानी एक साथ पीक वैल्यू पे पहुंचते हैं, एक साथ किस पे पहुंचते हैं, एक साथ पीक वैल्यू पे पहुंचते हैं, एक साथ 0 वैल्यू पे पहुंचते हैं, यानी एक साथ शिखर मान पे जाएंगे, एक साथ ही आएंगे, यानी साथ साथ चल रहे हैं दोनों, मतलब प्रेमी जोड़ी की तरह है आई और वी यहाँ पर, ठीक है ना, करंट और वोल्टेज। तो इसके अंदर क्या होता है, तो आप कहोगे जी एक तो इसके अंदर शुद्ध परिपथ जो होता है आपने पहले ही बता दिया, फेज जो होता है यानी कोस थीटा,
कोस थीटा का मान किसका होता है, थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, यानी आप सीधा कह सकते हो v व i के बीच 0 डिग्री का फेज अंतर होता है या कोण होता है। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि धारा का विरोध करता है। परिपथ क्या करता, प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है, बहने से रोकता है, उसके परिवर्तन में कोई बदलाव नहीं करता, यानी परिवर्तन जो हो रहा है उसको होने देता, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे नहीं जाने देता, बस ये काम करता है। तो ये बराबर रहता है, मान लो, है ना, ठीक है। तो अंतर क्या है, जीरो है। v और i के बीच में क्या है, जीरो है। तो आप कहोगे जी फेज अंतर जो है, यानी कला अंतर जो है, किसमें जीरो होता है, फेज अंतर किसमें जीरो होता है, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ के अंदर कला अंतर क्या होता है, शून्य होता है। अगर कला अंतर शून्य है तो बाकी बातें तो आपकी बाद में होगी, ठीक है ना। इस परिपथ में मान की गणना डीसी के समान की जाती है। मान की गणना है, मान की गणना किसके समान की जाती है, डीसी के समान की जाती है, डीसी के समान की जाती है। यानी डीसी और एसी दोनों एक तरह ही होते हैं इसके अंदर। मान लो अगर सूर्य प्रतिरोध रह गया है तो इसका मतलब डीसी और एसी का मान जो होता है, क्योंकि जीरो अंतर है तो इसके अंदर कोण तो कोई है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, आभासी पावर वी आई होती है। उसी प्रकार इसके अंदर वास्तविक पावर भी क्या होती है, वी आई होती है। और आपको कोई प्रतिक्रिया पावर, तीन पावर होती है ना आपकी, डीसी की तरह की जाती है। समझ में आई बात क्या, ठीक है। और इसके अंदर न तो वोल्टेज पिछड़ती है, 0 डिग्री का मान है, यानी जब इसके अंदर पिछड़ेगी तो क्या होगा, इन फेज होगा, मतलब पिछड़ती नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ऐसा हमने चित्र बनाया होगा, शुद्ध प्रतिरोधी है, यानी पिछड़ती नहीं है, ये साथ साथ चलती है, एक साथ जीरो पे पहुंचती है। किस मान पे पहुंचती है, जीरो पे, यानी 360 डिग्री पे भी एक साथ पहुंचेगी, 180 पे भी एक साथ पहुंचेगी, जीरो पे एक साथ पहुंचेगी, 90 पे भी क्या पहुंचेगी, एक साथ पहुंचेगी। ठीक है ना। तो आई वी क्या रहती है, तो ये क्या है, इन फेज होती है। तो इसको मैं साफ करूंगा क्योंकि बोर्ड मेरे को चाहिए चाहिए भैया, ठीक है ना, बोर्ड मेरे को चाहिए चाहिए। आप हो तो हम हैं, हम हो तो आप हैं, बस यही बात है, ठीक है। तो परिपथ में मान की गणना डीसी के समान की जाती है। इसमें, इस परिपथ में वोल्टेज व करंट इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब एक साथ ऊपर नीचे जाते हैं, फेज होते हैं, बताया होगा इन फेज होते हैं। तो ये चीज़ें पहले इसलिए समझाई थी और आपने वीडियो देख के आए हो तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या होते हैं, इन फेज होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इन फेज होते हैं तो वोल्टेज धारा बराबर होती है। इसमें कोस थीटा, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर को जाने दो, पावर फैक्टर जाए भाड़ में एक बार। पहले अपन देखते हैं अभी आभासी पावर क्या है, आभासी शक्ति क्या होती है इसमें। तो आभासी शक्ति क्या होती है, तो आभासी शक्ति तो वी आई ही होती है। क्या होती है, वी आई, यानी वी आई यानी सोर्स के द्वारा दी जाने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं, आभासी शक्ति कहते हैं। कुल पावर को वी आई यानी वोल्ट, इसके अंदर क्या होगा, वोल्ट एम्पियर ही होगी, वोल्ट एम्पियर है जी, ठीक है। वास्तविक पावर क्या होती है, वास्तविक शक्ति क्या होती है, वास्तविक शक्ति आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आप इतने होशियार हो सकते हो। वी आई कोस थीटा होती है जी, और कोस थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, तो थीटा किसके बराबर है जी, जीरो के बराबर है। थीटा का मान कोई नजर आ रहा है क्या, ये थीटा का मान क्या है, यहाँ पे जीरो ही तो है। ये मत जनो, ये तो हमने डायग्राम बनाया, आई और वी के बीच में क्या है, जीरो ही तो डायग्राम है, क्या है, जीरो है, ठीक है ना। तो थीटा जीरो है, और कोस थीटा जीरो की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा जीरो की वैल्यू क्या होती है, एक होती है जी, ठीक है ना। ऐसे कौन समझाएगा भैया, ठीक है, कमेंट करके बताया करो आप। तो कोस थीटा एक है, यहाँ पे कोस थीटा एक है, तो आभासी शक्ति किसके बराबर हो गई, P बराबर किसके हो गया, ऊपर वाला VI है, ये भी VI हो जाएगा। P बराबर किसके हो जाता है, S के हो जाता है। आभासी शक्ति किसके बराबर हो जाती है जी, आभासी शक्ति
आभासी शक्ति किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक से गुणा करोगे वी आएगा, वी आई ऊपर वाला है। आभासी शक्ति किसके बराबर हो गई, वास्तविक शक्ति के, वास्तविक शक्ति के बराबर हो गई जी। हो जाएगा क्या, शक्ति वाला चैप्टर पढ़ना जरूरी है, पीछे वाला लेक्चर पूरा देखोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। अब प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होती है आपको पता ही है, प्रतिक्रिया रिएक्टिव पावर, प्रतिक्रिया शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी आपकी रिएक्टिव पावर, ये होती है जी वी आई साइन थीटा। और साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या है, थीटा के मान क्या है यहाँ पे जीरो है जी, थीटा का मान क्या है जीरो है, और थीटा जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना, थीटा जीरो क्या होती है, जीरो होती है। तो आपकी प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या हो गई इसमें, प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या हो गई, आप जब इसको इस पूरे को जीरो से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो प्रतिक्रियाशील शक्ति जीरो है यहाँ पे, और ये आभासी और ये पावर है। बोलो जी हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया जी। बस अब तो पिछले लेक्चर देखने का मजा अलग ही है, हो जाएगा, बोलो जी हो तो जाएगा, पर थोड़ा सा और करवाओ, चीजें पढ़ो आप। अब आशीष, क्योंकि अगर जीरो है तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, जीरो 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 आएगी, कहीं एक एक आएगी, कोस थीटा जीरो की वैल्यू एक होती है जी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति जीरो आ जाती है। और क्या आ जाती है आपकी वास्तविक शक्ति, क्या आ जाती है, आभासी शक्ति, यानी सोर्स से जितना लोड दिया जाता है, सोर्स को जितना वोल्टेज या शक्ति लोड को दी जाती है उतना ही वो यूज कर पाता है, ठीक है ना। किसमें, अकेला जब रजिस्टर लगा हो या रजिस्टिव या प्रतिरोध लगाओ, ठीक है। तो आप कहो जी आभासी शक्ति क्या हो गई, वास्तविक शक्ति क्या हो गई, ठीक है ना। वास्तविक शक्ति क्या हो गई, वास्तविक शक्ति या क्रियाशील शक्ति जो होती है, ठीक है, और उसका जो है आभासी शक्ति से अगर भाग दे देते हैं उसको, तो इसका आंसर आता है, क्या आता है जी, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। तो P बराबर क्या है, क्यू के है, तो P बराबर क्या होता है, क्यू के होता है, ठीक है ना। आभासी शक्ति एक हो गई, यानी वास्तविक शक्ति किसके बराबर हो गई, P बराबर क्या हो जाता है, क्यू के हो जाता है। तो P बटे क्यू लिख लो, क्यू बटे P लिख लो, Q बटा Q लिख लो, आंसर क्या आएगा, एक आएगा जी। क्या आएगा, एक आएगा। नहीं समझ में आएगा, नहीं आया जी, दोबारा बताओ, ठीक है। वास्तविक शक्ति यहां पर क्या हो गया, देखो वास्तविक शक्ति किसके बराबर है, आभासी शक्ति के बराबर है। आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति दोनों जब बराबर हो गई तो आंसर क्या आएगा, मैं कह दूं आभासी शक्ति दो थी और वास्तविक शक्ति भी दो थी, मैं कह दूं दो बटे दो, तो आप कहोगे जी काट दो, आंसर तो एक आना है। मैं कह दूं वास्तविक शक्ति पांच थी और आभासी शक्ति भी पांच थी, आंसर काट दो, एक आना है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, बताइए भैया, आपको जी बता देते हैं। अब देखो पावर फैक्टर क्या होगा, यानी P बटे जो क्यू, P बटे जो S है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। या आप कहो जी कोस थीटा, कोस थीटा यानी कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, तो पावर फैक्टर क्या है, एक आता है इसके अंदर, ठीक है ना। और पावर फैक्टर एक आता है, क्या होता है, इन फेज होता है, क्या होता है, इन फेज होता है, इन फेज याद करो, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर क्या है, पूरा, यानी शुद्ध प्रतिरोध जो होती है इसके अंदर आप ये भी लिख लो, प्रतिक्रियाशील शक्ति जीरो होती है, रिएक्टिव पावर जीरो। पहले वाला लेक्चर देख के आओ भाई, शक्ति जीरो होती है, अगर आप नहीं समझ में आ रहा हो तो होती है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो पावर फैक्टर, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक यूनिटी होता है, शक्ति गुणांक इकाई होता है, यानी इकाई का मतलब एक होता है, कितना होता है, एक होता है, ठीक है ना। यानी पूरी शक्ति यानी कुल शक्ति का उपयोग कार्य में होता है, कुल शक्ति का उपयोग किस में होता है, कार्य में होता है, ठीक है। यह केवल यह हमेशा शुद्ध प्रतिरोधी है, परिपथ हमेशा धारा का विरोध करता है, हमेशा धारा का विरोध करता है, धारा के बहने का विरोध करता है, ठीक है ना, धारा के बहने का विरोध करता है। क्लियर हो गई बात,
ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, बहुत चीजें लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। इसमें पावर फैक्टर एक होता है, प्रतिक्रियाशील शक्ति बराबर होती है आभासी शक्ति किसके बराबर होती है, यानी सोर्स के द्वारा किया गया पूरा उपयोग कार्य में होता है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। जिसमें केवल क्या होता है, प्रतिरोध लगा होता है। ये चीजें सारी की सारी लिख लेना भैया, नोट्स बना लेना, ठीक है, काम आ जाएगी। और पढ़ाई स्टार्ट कर दो धमाकेदार तरीके से, पेपर आएगा तब फिर टाइम नहीं मिलेगा ये चीज़ें करने के लिए, बता रहा हूँ आपको मैं, फिर कंफ्यूज आ जाओगे। आपके लिए एक फूल बनाते हैं ना, एक फूल बना दे यहाँ पे, आह वाह जी वाह, बना दें क्या, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना, फूल बना दें, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देख के आपको, है ना। दिल बनाए क्या, दिल, दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम, हमको चाहने की सजा तो न दोगे तुम। दिल है नहीं भैया, यहाँ तो रोने का साइन है, लेकिन आप हंसो, रोना नहीं है आपको बिल्कुल भी, है ना। आप हंसो क्योंकि आपका सिलेक्शन होने वाला है, सब नौकरी लगने वाले हैं शुद्ध, बस थोड़ी देर की बात रही है अब तो। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, परिपथ का मतलब वो तो जानते हो, करवा रखा है पहले। सर्किट का मतलब क्या होता है पता है आपको, यानी वो ऐसा सर्किट क्या होता है, परिपथ ऐसी एक मतलब युक्ति है, मान लो जिसके अंदर यानी जब धारा का जो प्रवाह पूर्ण रूप से हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। यानी अवयवों को या एलिमेंट को इस प्रकार से संयोजित करना भी उसके अंदर धारा का पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा। पूर्ण रूप का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही हो, या धारा का जिस ऐसी मतलब एक तरीके से जजमेंट, जजमेंट क्या कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कर सके भी। आपा जैसे एसी निकाल रहे हैं, ठीक है, और एसी जाके वापस उसी पे सोर्स पर पॉजिटिव से जाके नेगेटिव तक पहुंच जाए कैसे न कैसे, तो उसको हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। जैसे ओपन सर्किट हो गया आपका, शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, क्लोज सर्किट हो गया, तो वो सर्किट होते हैं। सर्किट वाला चैप्टर आपने पीछे पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ, अगर आप समझते हैं तो। प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है जी, और सर्किट के बारे में आप जानते हो तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, और मैंने पढ़ा भी दिया है। इसीलिए तो मैं क्लास नंबर डालता हूँ, टॉपिक नहीं डालता, क्योंकि सीधे इस टॉपिक पे भाग के आएंगे वो भाग जाएंगे। पहले से शुरू करो, मजा आएगा, है ना। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ क्या होता है जी, जिसमें जिस परिपथ में जिस परिपथ में केवल इंडक्टर या प्रेरक लगा हो, यानी जिसमें केवल और केवल प्रेरक लगा हो, बाकी और कोई चीज ना हो। जैसे जी आप डायग्राम बनाओ जी, मैं बनाता हूँ डायग्राम, आप साथ साथ में बनाया करो भाई। ये बन गया इंडक्टर, और ये मैंने संयोजित कर दिया एसी के साथ, और ये क्या है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इंडक्टर है, ठीक है ना, इंडक्टर है जी केवल, ठीक है ना। ये एसी है, कहीं से इधर गुजार लो इधर गुजार लो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है डायग्राम के हिसाब से। ये तो हो गया आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। और एक बनाता हूँ मैं फेजर डायग्राम, यानी फेज को दर्शाने के लिए फेजर डायग्राम। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिया हुआ मिलेगा एग्जाम के अंदर भी, ये कौन से किसका डायग्राम है, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे शुद्ध संध्या रित्र का है, या शुद्ध आपका प्रतिरोधीय का है, या शुद्ध प्रेरक का है। तो ये चीज़ देख लेना। इस डायग्राम को बनाने से पहले एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका मैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। प्रेरक क्या करता है, आपने प्रेरक इंडक्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। प्रेरक यह हमेशा, ठीक है, हमेशा धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। धारा के परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब मान और दिशा के परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है।
और विरोध करता है। परिवर्तन मतलब ऊपर जाने में, नीचे जाने में, यानी ये क्या करता है, धारा को पकड़ के रखता है। ऐसे पढ़ रहा हूं, नहीं जाने दूंगा, अरे नहीं जाने दूंगा, यानी 1 एम्पियर 2 एम्पियर पीक वैल्यू तक पहुंचता है, उसको पीक वैल्यू तक पहुंचने से रोकता है, ठीक है ना, माइनस में जाने से रोकता है। यानी इसको ये कहता है भी तू धारा जो है ना ऐसे बदल मत, बेवफा मत हो, ठीक है ना, एक जगह डट के काम कर ले। उसको रोकने वाला है, ये धारा को रोकने वाला है, ठीक है ना, उसके परिवर्तन को रोकने वाला है, बदलने नहीं देता, ठीक है ना, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। तो धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा, इसका मतलब धारा के अंदर तो रुकावट आएगी, किसी न किसी तरीके की रुकावट आएगी, तो हमको उसको क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। याद है क्या, हमने एक्सल लिखा था, ठीक है ना, प्रेरकीय प्रतिघात। उसके कारण क्या हो जाएगा, धारा क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। कितनी पीछे हो जाएगी, इसके अंदर धारा, देखो वोल्टेज से, अब काम आएगा पावर फैक्टर लेगिंग लेगिंग वाला, वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। पिछड़ का मतलब पीछे रह जाती है, पिछड़ जाती है, यानी लेगिंग हो जाती है या लैग हो जाती है। अब कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री पीछे हो गया, ये मतलब अब वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी काम आ जाएगा फेजर डायग्राम में, है ना। यानी इसमें हमेशा, इसमें हमेशा, दोनों फेजर डायग्राम बाद में बताऊंगा, हमेशा धारा व वोल्टेज के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, या फेज में अंतर आ जाता है, यानी 90 डिग्री का अंतर आ जाता है जी फेज में। 90 डिग्री का अंतर आया, यानी 90 डिग्री का अगर अंतर आया है तो इसका मतलब पिछड़ी होगी, और कितनी पिछड़ी है, तो आप कहो जी धारा 90 डिग्री लेगिंग होती है वोल्टेज से, ठीक है। तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, क्या है, पीछे है, तो इसका मतलब धारा क्या हो गई, लेगिंग हो गई। तो इसमें धारा क्या है, धारा लेगिंग है, धारा क्या है, लेगिंग है। तो पावर फैक्टर क्या आएगा, लेगिंग आएगा, लेकिन कितना लेगिंग आएगा देखते हैं। धारा क्या है, लेगिंग है, ठीक है ना, धारा क्या है तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, लेगिंग होगा। धारा लेगिंग है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लेगिंग होगा। बस इस बात को कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर भी क्या होगा, लेगिंग होगा। थोड़ा सा रुक जाओ भाई, बहुत देर होगी पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। अगर इस डायग्राम को आपने समझा है, पढ़ते हैं यार क्या है, इस फेजर डायग्राम को समझा है क्या आपने। देखो ये बना ली मैंने वोल्टेज, क्या बनानी है, वोल्टेज यहाँ बनानी है अपने को, वोल्टेज क्या बनानी है, यहाँ बनानी है। याद कर लो वोल्टेज कहाँ बनानी है, यहाँ फेजर डायग्राम में, ठीक है ना। वोल्टेज पीछे भी यहाँ पर कहाँ बनाई थी, देखो यहाँ बनाई थी, ये देखो, ठीक है ना। और वोल्टेज यहीं रखनी है इसको, जहाँ टाइम रखते थे आप, है ना। अब पीछे रह गई, तो आपने बताया था जी पीछे का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी जो नेगेटिव साइड होती है वो पीछे रह जाती है, नेगेटिव साइड पीछे रह जाती है जी, पॉजिटिव साइड वाली क्या कर जाती है, लीडिंग हो जाती है। पॉजिटिव क्या हो जाती है, लीडिंग हो जाती है, और नेगेटिव वाली लेगिंग हो जाती है। ये क्या है, लेग कर रही है, लेग कर रही है, तो इसका मतलब किस में आएगी, इधर आएगी, यानी ये क्या है, नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव है, तो आई किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, यानी पीछे रह गई, वोल्टेज से क्या रह गई, पीछे रह गई, नेगेटिव साइड बना लो, वोल्टेज से पीछे रह गई, नेगेटिव वाला है आई, आई किधर किधर से बह रही है, नेगेटिव, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, आई आई आई, यानी वोल्टेज यहाँ है, ठीक है। तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -90 से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पहुँचेगी, कहाँ पहुँचेगी, 90 पे, किधर की ओर से स्टार्ट हो रही है, माइनस की ओर से, ठीक है ना। ये ऐसे पूरा करेगी, तो क्या हो गई, लेगिंग हो गई, क्या होगी, लेगिंग होगी। तो इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं आप, है ना, ऐसे बना सकते हैं ना, बोलो जी बना दिया। तो फेजर डायग्राम इसका क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया। तो समझ में आ गई बात क्या, ठीक है ना। तो ये क्या है, 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री ले। तो ये कौन सा डायग्राम हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। इधर देख लेना, 90 डिग्री नीचे वाला नेगेटिव होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। हम फिजिक्स में अंदर प्रकाश में भी पढ़ते हैं, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो ये क्या हो गई, पीछे रह गई जी, पीछे, पीछे तो देखो, वोल्टेज कह रही है, वोल्टेज कह रही है पीछे तो देखो, वोल्टेज को आई कह रही है पीछे तो देखो, मैं पीछे रह गई भैया, ठीक है ना। वोल्टेज से आई क्या रहेगी, पीछे रह गई, 90 डिग्री रह गई। तो आप कहोगे जी पावर फैक्टर, हमें पावर फैक्टर बताइए।
तो पावर फैक्टर क्या होता है जी, कोस थीटा होता है। और कोस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री है जी। और 90 का मान क्या होता है जी, 90 का मान कोस थीटा, कोस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। कोस 90 किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। यानी इसके अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन एक शब्द आपको कंफ्यूज करेगा, पावर फैक्टर शून्य है। पावर फैक्टर क्या होता है, जीरो होता है। आप कहोगे जी शून्य होता है, लेकिन शून्य के साथ में क्या लगाओगे, लेकिन ये धारा क्या है, धारा को हमने क्या माना था, रेफरेंस में माना था यहाँ पे, ठीक है ना। तो धारा को प्रेफर दिया था, तो धारा जो है वो पावर फैक्टर के पीछे, धारा के पीछे क्या लगा है, लेगिंग। तो आप कहोगे जी शून्य होता है लेकिन क्या होता है, लेगिंग होता है। शून्य होता है लेकिन क्या होता है, लेगिंग होता है। पावर फैक्टर इसके अंदर क्या होता है, लेगिंग होता है, ठीक है ना। पावर फैक्टर क्या होता है, लेगिंग होता है। समझ में आ जाएगी, ये बातें समझ में आ गई तो ये भी आ गई होगी, ये समझ में आ गई तो ये भी आ गई होगी, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर। नहीं आया तो चलो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दोबारा समझ लेंगे इस बात को, ठीक है ना। आपको पता है इसमें P बराबर आपको पता है ना क्या होता है, तो आपको जी वास्तविक शक्ति होती है। मैं वास्तविक शक्ति लिखूंगा अब, तो आपको समझ में भी आने लग गया होगा। P बराबर वास्तविक शक्ति होती है। S बराबर क्या होती है जी, आभासी शक्ति होती है। कौन सी शक्ति होती है, आभासी शक्ति होती है। और Q बराबर क्या होता है जी, प्रतिक्रियाशील शक्ति होती है। प्रतिक्रियाशील शक्ति होती है, यानी रिएक्टिव पावर होती है। तो इनका फार्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, जो P बराबर होता है जी वी आई कोस थीटा। आभासी पावर क्या होती है जी, वी आई होती है, और ये होती है जी वी आई साइन थीटा। थीटा क्या है जी, थीटा है जी इसके अंदर 90 डिग्री। थीटा क्या है जी, 90 डिग्री। थीटा किसके बराबर है जी, 90 डिग्री के। अब साइन 90 डिग्री का मान आप निकालो, तो साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। और कोस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, तो कोस 90 डिग्री जीरो के बराबर होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, आपने मान याद कर रखा है, तो वास्तविक शक्ति क्या हो जाएगी, तो आपको जी वी आई कोस 90 डिग्री से भाग करना है, और कोस 90 डिग्री का मान जीरो होता है, तो वी आई किसके बराबर हो जाएगी, शून्य के बराबर हो जाएगी, क्योंकि जीरो से गुणा करेंगे बिल्कुल शून्य, यानी वास्तविक शक्ति जीरो है। हाँ जी, वास्तविक शक्ति जीरो होती है। आभासी पावर तो सोर्स के द्वारा दी जाती है, वही है, ये तो वी आई रहेगी, ये तो सब में वी आई रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या हो जाएगी, तो आपको जी साइन थीटा जो है वो आपने लिखा है, साइन थीटा कितना है, 90 का मान एक होता है जी। तो वी आई साइन 90 डिग्री, तो इसको भाग करेंगे तो एक से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, वी आई गुणा एक हो जाएगा। यानी ये किसके बराबर हो गई, वी आई किसका मान है, इसका मान है। तो इसके अंदर नोट करके लिख लो, ठीक है ना। आभासी पावर शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में आभासी पावर, आभासी शक्ति किसके बराबर हो गई, प्रतिक्रियाशील शक्ति के बराबर होती है, ठीक है ना। क्योंकि P बराबर भी क्या है, वी आई, सॉरी S बराबर वी आई, और Q बराबर S क्या हो गया, वी आई हो गया। तो इसके अंदर कार्य होगा क्या, तो क्या होगा, पावर फैक्टर बता दो पहले चलो। तो P बटे S क्या होता है जी, पावर फैक्टर होता है, क्या होता है, PF होता है। P की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी, P तो जीरो बताया आपने, P बराबर क्या बताया है, P बराबर जीरो बताया है। और S बराबर क्या बताया है जी, S बराबर आपने वी आई बताया है। तो वी जीरो बटे वी आई बराबर क्या हो गया, जीरो। जीरो को किसी से भाग करोगे आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसके अंदर पावर फैक्टर हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। प्रूफ करके दिखा दिया, पावर फैक्टर शून्य होता है। लेकिन ये बात पीछे लिख लेना, शून्य और लेगिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, लेकिन यह हमेशा किसका करता है, धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। शुद्ध प्रेरकीय प्रतिरोध जो परिपथ जो होता है वो हमेशा धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा। बाकी और बातें भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। पावर फैक्टर जीरो से क्या है, कोण हमेशा जीरो से 90 की बनता है, अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर देखें हम तो शुद्ध प्रेरकीय प्रतिरोध परिपथ नहीं हो सकता, न शुद्ध संधारित्र परिपथ हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्रतिरोध तार का या अपने आप प्रेरक का प्रतिरोध रहा ही होगा, यानी इस तार का भी तो कुछ प्रतिरोध रहा होगा,
ठीक है ना, तो प्रतिरोध तो साथ में आएगा। तो 0 और 90 डिग्री के बीच में कोण बनेगा, लेकिन शुद्ध का बोल रहा है ये, अपने को पूछे तो हमें बताना पड़ेगा, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ठीक है ना। अब इस परिपथ में कार्य होगा क्या, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति ज्यादा है तो कार्य क्या हो जाएगा, इसमें कार्य भी क्या होगा, इस परिपथ में कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी जो यूजलेस पावर वो ज्यादा, प्रतिक्रियाशील शक्ति आभासी शक्ति के बराबर होती है, इसलिए इसके अंदर कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। और इसमें हमेशा धारा क्या होती है, 90 डिग्री पिछड़ जाती है, क्या होती है, धारा हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। तो पीछे रहती है, कौन रहती है, धारा तो लेगिंग है। ठीक है ना, समझ लेगा। अब भी समझ में नहीं आया क्या, बोले आ गया जी, अब तो फिल्टर शॉर्ट करा देंगे यहाँ पर, है ना। ये हो गया। अब रह गया आपका शुद्ध, क्या टाइम हो गया भाई, 1 घंटे, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं सोचा 2 घंटे निकल गए। शुद्ध संध्यारित्र परिपथ, प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, यानी वो सर्किट, संध्यारित्र का मतलब जिसमें संध्यारित्र लगा हो, वो सर्किट या वह परिपथ जिसमें केवल संध्यारित्र यानी कैपेसिटर संध्यारित्र का संयोजन हो। ठीक है ना, यानी केवल और केवल संध्यारित्र लगाओ। जैसे सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, ये क्या है, सी है, ये क्या है, सी है, हम तो सी और कोई कहते हैं जी, ये बन गया। तो केवल और केवल इसके अंदर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। फेजर डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले कुछ समझ लेते हैं। अब संध्यारित्र क्या करता है जी, संध्यारित्र जो होता है यानी जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है जी, वो वोल्टेज के, अब इस बात को आपने याद कर लिया पीछे कभी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी पूरे पूरे इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर जब संध्यारित्र का जिक्र होगा। वोल्टेज का के परिवर्तन का विरोध करता है। अब वोल्टेज के परिवर्तन का जब विरोध करेगा, वोल्टेज के मान के परिवर्तन का विरोध करता है, हमेशा करता है, हमेशा करता है, याद रखना, हमेशा लिख लेना चाहिए। यानी वोल्टेज का मान जो बदल रहा है, कभी मैक्सिमम जा रहा है कभी मिनिमम जा रहा है, उसको ये क्या करेगा, पकड़ के रखना चाहेगा, उसका मान स्थिर रखना चाहेगा संधारित्र। ठीक है ना, संधारित्र क्या करेगा, उसको स्थिर रखना चाहेगा। ठीक है ना, कैपेसिटर वही होता है, सेल जिसको बोलते हो आप, ठीक है ना, सेल जो पंखे में लगता है वही। तो वोल्टेज को क्या है, पकड़ के रखना चाहेगा, अभी ना मान ना बदल तू, ठीक है ना, मेरे को दिक्कत होती है, तू मान मत बदल। तो ये वोल्टेज को जब पकड़ेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, केवल संधारित्र लगा है तो वोल्टेज क्या होगी, पिछड़ जाएगी। तो धारा से वोल्टेज पिछड़ जाती है। ठीक है, पिछड़ जाती है। कितने से पिछड़ती है, तो आप कहो जी आई वी से 90 डिग्री पीछे रह जाती है। धारा से, धारा को ही लिखेंगे आप पहले, है ना, आई वी से 90 डिग्री अगर गामी होती है, लो चलो अगर गामी लिख लें भाई, कई देर हो गई ना, हमेशा होती है। ठीक है ना, यानी धारा व वोल्टेज व धारा के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर, कलांतर होता है, फेज अंतर होता है।
ठीक है ना, कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये बात समझ में आ गई। भी वोल्टेज को पकड़ेगा तो वोल्टेज पीछे रहेगी, और प्रेरक धारा को पकड़ रहा तो धारा पीछे रह गई। यहाँ पर वोल्टेज पीछे रही है, कितनी रही है, पीछे। यानी लीड कौन कर रहा है, तो आप कहो जी लीड तो कौन कर रहा है, धारा। धारा क्या कर रही है, लीड कर रही है। यानी धारा क्या है यहाँ पे, लीडिंग है, अग्रगामी है, लीडिंग है। तो धारा लीडिंग है जी, और लीडिंग का कहते ही आप फेजर डायग्राम बना दोगे, जैप दे, ये तो धारा हो गई। ठीक है, यानी लीड कर रहा है, वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा जी। ये लो, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है ना, तो धारा क्या है, आगे है, क्या है, वोल्टेज क्या है, पीछे है। इस डायग्राम से धारा पॉजिटिव की तरफ बनानी है, धारा जो पॉजिटिव की तरफ बनेगा वो क्या है, आगे है। तो धारा क्या है, लीडिंग है। तो पावर फैक्टर क्या आ जाएगा जी, पावर फैक्टर लीडिंग आ जाएगा जी। धारा लीडिंग तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। अब लीडिंग का चक्कर क्या है, पावर फैक्टर होता क्या है इसमें। पावर फैक्टर से पहले यहाँ दो चीज़ और पढ़ लेते हैं बस। वोल्टेज का विरोध करती है जी, परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, 90 डिग्री पीछे रह जाती है। तो P बराबर क्या होता है, S बराबर क्या होता है, और क्या बराबर, ये मैंने आपको समझा दिया। P बराबर क्या है आपकी, P वास्तविक शक्ति, यानी P क्या होता है, VI कोस थीटा होता है जी। ठीक है, S बराबर केवल VI होता है जी, और क्या बराबर होता है, VI साइन थीटा होता है जी। ठीक है ना, VI पावर, याद करो पावर, पावर। तो कोस थीटा जी, कोस थीटा का मान कितना होता है, वोल्टेज और धारा के बीच में 90 डिग्री। जैसे वो डायग्राम बनाओ ना, ऐसे डायग्राम बनाओ, तो धारा कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है ना, धारा कहाँ है, यहाँ पे है, और ये 90 डिग्री का हो गया। वोल्टेज कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये V है, और ये क्या है, I है। ठीक है, ऊपर नहीं हो सकती लेकिन मैंने बनाया, I पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है 90 से, और ये क्या हो रही है जब 0 पे है, तो ऐसे ऐसे बना सकते हो आप। ठीक है ना, तो वो वाला समझने के लिए ये 90 है, ऐसे इसको ऐसे ऐसे उतारना है बस। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 90 डिग्री का। तो बता दोगे ये किसका फेजर डायग्राम है, तो आप कहोगे जी ये तो शुद्ध संधारित्र परिपथ का डायग्राम है। ठीक है ना, बता देना प्रेरक, आप बता दोगे, अपने स्टूडेंट बता देते हैं। कोस थीटा कितना है जी, 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और कोस थीटा 90 डिग्री का मान आपको पता चल गया, शून्य होता है, कितना होता है, 90। तो VI गुणा में कोस थीटा 90 का मान शून्य है, तो P बराबर क्या आ गया, P बराबर शून्य आ गया। P बराबर क्या आ गया, शून्य, यानी वास्तविक पावर 0 हो गई, कार्य शून्य हो गया। यानी पावर, आभासी पावर जितनी दी जाएगी वो वेस्ट ही जाएगी, यूज नहीं होगी। ये हो गया। VI तो VI होता है भैया, इसमें थीटा वीटा का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना, क्या हो बराबर क्या है, साइन थीटा। यानी थीटा का मान कितना है जी, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पे साइन क्या होता है, 1 होता है जी, साइन थीटा 1 होता है। तो VI गुणा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी VI 1 को हम VI लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत कुछ हो गया भैया। यानी P किसके बराबर क्या हो, किसके बराबर आ गया, तो आप कहोगे जी S के बराबर। यानी आभासी शक्ति किसके बराबर हो गई, प्रतिक्रियाशील शक्ति के बराबर हो गई जी। ठीक है, यानी काम क्या हो गया, शून्य हो गया। अब प्रतिक्रियाशील शक्ति और आभासी शक्ति बराबर हुई है, तो वास्तविक शक्ति क्या हो गई, 0 हो गई। वास्तविक शक्ति क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है ना, तो ये देखो, ये समझो पावर फैक्टर क्या है जी। तो पावर फैक्टर आपको पता ही है, वास्तविक शक्ति, ठीक है ना, और आपकी क्या हो गई, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ाने वाले हैं आगे, और अब तक आपको आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति क्या है जी, वास्तविक शक्ति तो आपने P बराबर तो 0 ही बता दिया जी, और S बराबर क्या है, VI होता है। तो S 0 बटे VI कर लो। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। या सीधा सीधा आंसर भी दे सकते हो आप, कोस थीटा, यानी कोस मान कितना है, कोस का 90 डिग्री है, और 90 डिग्री बराबर क्या होता है, शून्य। ठीक है ना, तो याद रखना पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। पावर फैक्टर शून्य होता है, लेकिन करंट आगे है, तो करंट आगे है तो क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा, या आप इसे कह सकते हो 0 लीडिंग या शून्य अग्रगामी। और मैंने क्या बताया था, करंट को ही याद रखना है, करंट के हिसाब से अग्रगामी पश्चगामी लिखते हैं पावर फैक्टर के पीछे, बस। ठीक है ना, ये हो गया भैया।
तो बता दिया आपको हमेशा यही होगा, ठीक है ना, पावर फैक्टर हमेशा, कार्य क्या होगा, शून्य होगा। आभासी पावर किसके बराबर हो जाती है, फिर बता देता हूँ। आभासी शक्ति 2-3 बार बताने का मतलब क्या बनता है जी, वास्तविक शक्ति के बराबर हो जाती है, क्योंकि मेरे को आपके दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना, दिमाग में बैठाना है, वास्तविक शक्ति के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या हो जाती है जी, अरे प्रतिक्रियाशील शक्ति के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब आपको और बढ़िया चीजें पढ़ाएंगे, 1 मिनट रुक जाओ बस आपको, यानी और वास्तविक शक्ति क्या हो जाती है इसमें, वास्तविक शक्ति हमेशा, शक्ति हमेशा शून्य होती है, ठीक है। पावर फैक्टर भी क्या होगा, हमेशा शून्य होता है। और धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। अगर मैं कहूं तो वास्तविक रूप से शुद्ध, अगर आप लिख लो यहाँ पे, ये व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली है ना, व्यवहारिक रूप से शुद्ध संधारित्रीय या प्रेरकीय परिपथ संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ, बहुत कम कर लो लेकिन कुछ ना कुछ, यानी क्या होगा, कुछ ना कुछ तार या संधारित्र, संधारित्र की बात करें तो संधारित्र, या प्रेरक की बात करें तो प्रेरक, प्रेरक प्रतिरोध होता है। यानी कुछ ना कुछ प्रतिरोध, या तो तार का प्रतिरोध होगा, यानी प्रतिरोध हो गया मान लो, तो शुद्ध तो नहीं रहा, ठीक है ना। प्रेरक के अंदर शुद्ध प्रतिरोध तो हो सकता है, मान लो प्रतिरोध प्रेरकीय हो सकता है क्या, कैसे हो सकता है बताओ, प्रेरकीय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि, क्योंकि प्रेरक है उस वो आप भी तार से बना हुआ है, और तार का कुछ ना कुछ क्या होगा, चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, ठीक है ना। तो वो शुद्ध कैसे माना जाएगा। और वो संधारित्र किससे बना, वो भी चालक से बना है, यानी चालक अपना आपका भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो शुद्ध प्रतिरोध या परिपथ या शुद्ध प्रेरकीय प्रतिरोध जो है, परिपथ जो है वो संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से, ठीक है ना। यानी 90 डिग्री फेज अंतर नहीं आता, कभी भी क्या आता है, 90 डिग्री फेज अंतर नहीं आता परिपथ के अंदर। वो किसके बीच में रहता है, तो फेज अंतर 0 से 90 डिग्री के बीच रहता है। फेज अंतर क्या रहता है, फेज अंतर 0 से 90 डिग्री डिग्री के बीच रहता है, यानी मान भी 0 से 1 के बीच में रहता है, बीच रहता है, ठीक है ना। चाहे शुद्ध कैपेसिटर हो चाहे शुद्ध संधारित्र हो, उसके अंदर भी पूरा 90 डिग्री फेज अंतर नहीं आएगा, 0 और 90 के बीच में रहेगा। प्रतिरोध पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब प्रतिरोध पे डिपेंड करता है तो आप प्रतिरोध भी बता दो जी। अब देखो, अब बता देंगे आपको प्रतिरोध, ठीक है ना। हमारा काम क्या है यहाँ पे, तो लिखो आर एल परिपथ, आर एल सर्किट, हमें तो पढ़ाना है भैया। आर एल परिपथ, आर एल परिपथ का मतलब क्या, आर क्या होता है, तो आर प्रतिरोध होता है। आर जहाँ लिखूंगा मैं तो याद रखना, एक बार लिखा देता हूँ, आर प्रतिरोध होता है, एल प्रेरक होता है, और सी लिखूंगा, इसको लिख लो एक बार, इसको साफ कर दो, ठीक है ना। सी का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध प्रेरक, इसका मतलब होता है संधारित्र, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो मैंने क्या लिखा, आर एल, आर एल सर्किट लिख दिया मैंने, आर एल सर्किट परिपथ। तो आपको पता चल गया आर एल परिपथ के बारे में।
आर एल के अंदर मतलब एक तो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, जैसे ऐसे बना लेते हैं लोग, एक तो इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, एल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एल जुड़ा हुआ है, क्लियर हो जाएगी। यानी एक तो इसमें आर है जी, और एक इसमें क्या है, इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर आपसे पूछा क्या जाएगा, तो इसके अंदर आपको बताना आर एल है। आर क्या करता है जी, आर तो जी विद्युत धारा के बहने का प्रवाह का विरोध करता है, लेकिन इसके अंदर प्रभावी कौन है जी, एल है जी। आर के हिसाब से पावर फैक्टर कुछ बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो एल, एल यानी क्या है यहाँ पे, एल क्या करेगा, धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा। किसका विरोध करेगा, धारा के परिवर्तन का विरोध करेगा। और धारा के परिवर्तन का विरोध हो गया मान लो, तो आपको यहाँ से पावर फैक्टर ही बताऊंगा मैं। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर धारा क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी लेगिंग, धारा क्या हो जाएगी, लेगिंग हो जाएगी, ठीक है। धारा तो लेगिंग हो गई, लेकिन एक और बात बताओ मेरे को, धारा लेगिंग हो गई यानी प्रतिरोध भी है, यानी प्रतिरोध अगर इसके कारण तो फेजर डायग्राम में 0 आता, और इसके कारण कितना आता, 90 आता, यानी 90 से इससे 90 और इससे 0, यानी 0 और 90 डिग्री। तो आप कहोगे जी फेज अंतर कितना होगा, फेज अंतर जो होता है, फेज अंतर जो होता है वो क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के क्या होता है, बीच होता है। 0 से क्या होता है, 90 डिग्री के बीच। इसका डायग्राम भी बनाऊं क्या, तो आपको धारा लेगिंग है, धारा क्या है, लेगिंग है, तो धारा लेगिंग है तो जी ऐसे बना दो आप, ये बनाया वी, क्या बना दिया, वी। लेग कर रही है, लेग का मतलब पीछे है, लेग का मतलब पीछे है, लेग का मतलब पीछे है, तो पीछे किधर आएगी, इधर आएगी। लेकिन इसने 90 नहीं बताया, इसने 0 से 90 के बीच में बताया, तो ये हो गई आई, ये हो गया फेजर डायग्राम, यानी किधर है, नेगेटिव की तरफ है। तो वे आराम से बना लोगे यार, बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए तो। यानी 0 से 90 के बीच में कोण होगा ये, न तो 90 होगा न ही 0 होगा, 90 से 0 के बीच में कोण होगा इसका, ये 0 से 90 डिग्री है। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर यानी कोस थीटा होता है जी, और कोस थीटा 0, कोस थीटा 0 और 90 के बीच में मान क्या होता है, 1 और 0 के बीच में होता है। तो आप लिखो पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच होगा, इसका क्या होगा, 1 और 0 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आपको दोबारा लिख दो, पावर फैक्टर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, लेगिंग होगा, क्या होगा, लेगिंग होगा, क्या हो जाएगा, लेगिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेगिंग हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लेगिंग हो जाएगा। दूसरा लिख लो, बना लोगे आराम से, लिख लो, स्पीड से हो जाओ थोड़ा। 1 घंटे 37 मिनट की वीडियो हो गई मेरे प्यारे प्यारे लाइन में नो। आर सी सर्किट यानी आर सी परिपथ, आर सी परिपथ का मतलब क्या, जिसके अंदर क्या जुड़ा हो, एक तो प्रतिरोध हो, और उसके साथ में एक क्या लगा हो, प्लस में क्या लगा हो, संधारित्र लगा हो, ठीक है ना। बाकी ये चीजें और बढ़िया से पढ़ाऊंगा मैं, एक फैक्टर वाला क्लियर करवा देता हूँ साथ साथ में। यानी आर और सी है, तो यानी इसके अंदर मुख्य क्या है, सी है। आर तो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, सी क्या करता है जी, वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करेगा, वोल्टेज के मान व दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगा। अब परिवर्तन का जब विरोध करेगा, परिवर्तन का विरोध करेगा, तो वोल्टेज क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी, विरोध करेगा, ठीक है ना, वोल्टेज क्या रह जाएगी, पीछे। तो वोल्टेज धारा, पीछे जो वोल्टेज रहा तो धारा क्या हुई आगे, धारा वोल्टेज से, वोल्टेज से आगे हो जाती है, पहले शिखर मान पे वोल्टेज धारा पहुंचेगी। यानी धारा क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे जी धारा तो लीडिंग है, धारा क्या है यहाँ पे, लीडिंग है, अग्रगामी है, क्या है, अग्रगामी है। और अग्रगामी कितनी है, तो फेज अंतर क्या होता है, एल सी, सी यानी रजिस्टर 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, पीछे वाला ही है।
फेज अंतर, फेज अंतर कितना होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री के बीच होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच है तो कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा 90 0 से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बीच में हो जाएगा, 90 डिग्री के बीच में हो जाएगा। और कोस थीटा 90 डिग्री का मान यानी आपको पता चल गया पावर फैक्टर होगा। पावर फैक्टर क्या होगा? 0 से 1 के बीच होगा। आपसे पूछ लिया आरसी सर्किट या आरएल सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, तो वहां पे फर्क आ जाएगा। 0 से 1 तो दोनों का सेम है, आरसी या आरएल के अंदर पावर फैक्टर 0 से 1 के बीच में दोनों का। लेकिन यहाँ पर एक चीज कवर की जाएगी, आपको पीछे लिखा जाएगा 1 के बीच लीडिंग होगा। तो पावर फैक्टर क्या होता है? लीडिंग होता है। यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होता है? लीडिंग होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? लीडिंग होता है। और ये चीजें काम आएगी जब हम किसी का पावर फैक्टर बिगाड़ेंगे, सुधारेंगे मशीनों के अंदर, तब हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा जी। बना दो जी, ये बना दिया आर और ये बना दिया सी। ये स्रोत हो गया एसी का, ठीक है, ये सी हो गया और ये क्या हो गया? आर हो गया। ये हो गया सर्किट डायग्राम। और ये क्या हो जाएगा? ये हो गया वी। ये क्या हो गया? वी। लीडिंग है, पॉजिटिव है जी। लीडिंग किस साइड होगी? पॉजिटिव। तो यानी ऐसे बना दो इसको, कितने से? 0 से 90 डिग्री के बीच। 90 यहाँ तो 90 हो जाएगा, तो ऐसे बना दो। तो ये क्या है? आई होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आरसी परिपथ। एक और परिपथ पढ़ लो भाई साहब, आरएलसी। आर एल सी यानी तीनों जिसमें लगे हों परिपथ। परिपथ का मतलब है आर एल सी का मतलब जिसमें आर भी हो, जिसमें सी भी हो, जिसमें एल भी हो, ऐसा जिसमें क्या लगा हो? ये लो, आर एल सी तीनों लगे हों, सीरीज में लगाया है मैंने, ठीक है ना। तो तीनों लगे हों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिपेंड आर पे डिपेंड करेगा क्या? आर पे तो 1 से ही गुणा करना है हमें, पावर फैक्टर 1 होता है इसका, तो 1 से गुणा जिसको करेंगे वही ज्यादा संख्या बड़ी या कम ज्यादा आएगी। तो आप कहोगे जी इसमें डिपेंड करेगा एक्स सी पे और एक्स एल पे। एक्स सी अगर बड़ा है किससे? एक्स एल से, यानी ये हो गया आपका संधारित्रीय प्रतिघात और ये हो गया आपका प्रेरकीय प्रतिघात। एक्स एल याद करो। और आर बटे जेड लिखा था अपने, एक कोस पावर फैक्टर हमने क्या लिखा था? आर बटे जेड लिखा था। आर बटे क्या लिखा था? जेड लिखा था, ठीक है ना। आर बटे क्या लिखा था? जेड लिखा था, याद हो तो इसमें जेड की वैल्यू ज्यादा होगी, आर की वैल्यू ज्यादा होगी, ये तो इस पे डिपेंड करेगा। आर सी है, एक्स एल है। आर सी बड़ा है तो इसका मतलब इसके अंदर प्रभावी कौन हो गया? आर एक्स सी प्रभावी हो गया। क्या हो गया इसमें? एक्स सी प्रभावी हो गया, ठीक है ना। बड़े से पहले आप बराबर वाला ही कर लो। मान लो आर की छोड़ दो आप, इसके अंदर एक्स एल, एक्स एल बराबर है किसके? एक्स सी के। तो आर किसके बराबर है? तो आर इसमें क्या हो जाएगा? जेड के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा? आर जेड के बराबर। कैसे होगा वो तो आगे पढ़ाऊंगा मैं, तब तुम समझा दूंगा, ठीक है, लंबी क्लास होगी। तो एक्स और जेड बराबर हो गया तो आर बटे जेड क्या होता है जी? कोस, यानी 1/1 हो जाएगा। तो इसका पावर फैक्टर क्या आता है? 1 आता है। पावर फैक्टर क्या आता है? 1 आता है। पावर फैक्टर क्या आता है? 1 आता है। एक होता है इन फेज होता है ना, लीडिंग होता है ना, क्या होता है? इकाई होता है, सीधे इकाई लिखेंगे उसको, क्या होता है? इकाई होता है, ठीक है। लास्ट में तो वहां पर डीप में चले ही जाते हैं ना। एक्स सी यहाँ तक जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट बिना करे चला गया ना, तो आपको लाइनमैन की कसम लगेगी, है ना, जेई की, जीएसओ की, सबकी कसम लगेगी। यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है और कमेंट नहीं करेगा तो इतनी मेहनत की है यार आपके लिए यार, ठीक है। और एक क्या हो सकता है? एक्स सी बड़ा हो सकता है, एक में तो एक्सएल बड़ा, एक ऐसा परिपथ हो सकता है। इसके अंदर प्रभावी कौन हुआ? एक्स एल प्रभावित हुआ। एक्स एल क्या हुआ? एक्स एल प्रभावित हुआ। तो इसके अंदर क्या होगा? एक्स एल है जी। एल क्या करता है जी? एल क्या करता है जी? एल तो याद है क्या? वोल्टेज। अरे प्रेरक क्या करता है? धारा का विरोध करता है। तो धारा क्या रह जाती है? धारा
पीछे रह जाती है, धारा क्या रह जाएगी, पीछे रह जाएगी। तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा भी धारा क्या है, पीछे रह जाती है। तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो आप कहो जी पावर फैक्टर, धारा पीछे, धारा पीछे यानी धारा क्या है, लेगिंग है। तो पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लेगिंग, पश्चगामी हो जाएगा। बस इतना ही पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। बता दूंगा कैसे होता है वो तो जब हम आर एल सी सीरीज में पढ़ेंगे परिपथ तब बता दूंगा। यहाँ पे क्या प्रभावी है, तो सी बड़ा है जी, तो एक्स सी। सी क्या करता है, वोल्टेज का विरोध करता है, तो वोल्टेज क्या रह जाती है, वो पुराने वाला कंसेप्ट याद है ना आपको, तो वोल्टेज पीछे रह जाती है। वोल्टेज पीछे रह गई तो आगे कौन निकल गई, धारा क्या निकल गई, आगे निकल गई। धारा क्या इसमें अग्रगामी होती है, आगे निकल गई, यानी आगे निकल गई इसका मतलब लीडिंग हो गया। तो धारा लीडिंग है तो पावर फैक्टर क्या हो गया, पावर फैक्टर जो होता है वो लीडिंग होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है, ठीक है ना। अगर एक्सएल ज्यादा है तो एक्सएल इस परिपथ को क्या कह देंगे आप, ठीक है ना, याद कर लेना कभी काम आएगा एल। तो इसको क्या कहेंगे, प्रेरकीय परिपथ कहेंगे, प्रेरकीय परिपथ कह देंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये दोनों बराबर है तो एक दूसरे की पूर्ति कर देंगे। एक क्या करेगा, वोल्टेज को खींचेगा, एक धारा को खींचेगा, वोल्टेज धारा को खींचेगा, एक 90 डिग्री धारा को खींच रहा है, एक वोल्टेज को खींच रहा है, यानी खींच खींच के क्या कर देंगे, दोनों समान हो जाएंगे, यानी एक्स और सी क्या है, बराबर है। तो इसमें प्रभावी क्या हो जाएगा, एक्स और सी, इसके अंदर आर प्रभावी हो जाएगा। तो इस परिपथ को हम प्रतिरोधीय परिपथ कहते हैं, प्रतिरोधीय परिपथ कह देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रभावी क्या है, परिपथ कह देते हैं। इसमें एक्स और सी जो है अपना काम कर रहे हैं, यानी एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं। एक तो वोल्टेज को खींच रहा है, एक धारा को खींच रहा है, यानी दोनों, एक को तो धारा को 90 डिग्री पीछे ला रहा है, एक वोल्टेज को पीछे ला रहा है। यानी जैसे ही मान लो पहले यहाँ से गई, मान लो एल, तो एल के अंदर क्या हुआ, धारा का विरोध हुआ, धारा 90 डिग्री पीछे हो गई, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो गई, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे हो गई। तो यानी धारा पहले 90 डिग्री थी, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे आ गई, तो दोनों क्या हो जाएंगे, वापिस समान हो जाएंगे। तो इसके अंदर प्रभावी कौन रहा, आर रहा, ठीक है ना, आर रहा, प्रभावी क्या रहा, आर रहा। तो उसी प्रकार इसके अंदर एल ज्यादा है, तो एल मतलब सी ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सी संधारित्रीय प्रतिरोध या दारितीय परिपथ बोल देंगे, दारितीय परिपथ बोल देंगे, क्या बोल देंगे, परिपथ, ठीक है। शुद्ध दारितीय परिपथ भी कहा जाता है किसको, शुद्ध संधारित्रीय परिपथ को, ठीक है ना। तो ये बोल, धारा क्या है, लीडिंग है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। ये भी बता दिया गया मैंने पहले ही। यहाँ पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग है। तो वो बात किस पे है, इसको समझना ही नहीं, आपको आंख बंद कर लो। इसमें क्या है, एल है, यानी एल क्या है, एल में जो होता है वो यहाँ हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्स सी है, सी में होता है जो यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ आर है, यहाँ प्रभावी क्या है, आर है, तो प्रतिरोधीय परिपथ है, तो आर में जो हो रहा है, यार रखो शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ में जो हो रहा है वो इसमें हो रहा है, बस, ठीक है, पावर फैक्टर के साथ। लेकिन ये पूर्ण रूप से वो 90 डिग्री वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, बस क्लियर हो जाएगी ना, ठीक है ना। ये हो गया आपका आज का। तो अब पावर फैक्टर से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, पावर फैक्टर हो जाएगा आपका आराम से। सर जी, हाँ जी, क्या जी इतनी लंबी वीडियो बना देते हो जी, समझ में नहीं आता जी। कुछ कह रहे हैं जी मज़ा आ गया, ठीक है ना, कुछ कहते हैं जी मज़ा आ गया, कुछ कहते हैं जी थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, दिमाग से ऊपर से गया, आपने तो गुणा भाग की है। लेकिन भाई नौकरी चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, है ना। तो मेहनत करते रहिए यार, मेहनत करते रहिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, हम ही तो पढ़ा रहे हैं ना, आपसे 1.5 घंटे पढ़ा नहीं जाता क्या, हम आपको कितने घंटे पढ़ के फिर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। हम भी अनपढ़ आदमी है भैया, हमें भी ABCD नहीं आती इलेक्ट्रिकल के बारे में, है ना ठीक है, हमें कुछ नहीं आता भैया, ठीक है। और एक ध्यान रखें, यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है पूरी देखिए, वो एक बार ऐसे कहें जी मैंने पूरी देखी है, कमेंट के अंदर ऐसे कहें पूरी देखी है, मैंने पूरी देखी है, ठीक है ना। और साथ में लिखें मज़ा आ गया सर, तब तो माने भी हाँ वीडियो में कुछ दम था। साथ में लिखें पूरी देखी है, मज़ा आ गया सर, ठीक है ना, रियल में मज़ा आ गया, तो मज़ा आएगा। पूरी किसी ने देखी है फिर मज़ा आएगा ना बिडू, है ना। और किस किस ने शेयर की है ये भी लिखो भैया, शेयर कर दिया करो यार, मेरे पास आपके नंबर भी सेव हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं ना। तो एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं
ठीक है ना, जिनके को मैंने स्टेटस लगे हुए देखे हैं। बाकी आप खुददार बन गए हो भैया, आपको मिल गया फ्री वाला टीचर और अब आपको पढ़ाएगा फ्री में, और हमें कुछ नहीं करना, हमें कमेंट भी नहीं करना, लाइक भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो फिर कहते हो जी टीचर तो बदल गया, है ना। मास्टर आजकल जी व्यापारी हो गए, मास्टर कोर्स बेचते हैं, तो मास्टर करे क्या भैया, ठीक है ना। वीडियो 200 बंदे देखें, वीडियो 700 बंदे देखते हैं, और को लाइक करते हो आप 60 से 70, ठीक है ना। तो वो 60 70 को छोड़ के बाकी के लिए क्या करना चाहिए आप बताइए। कमेंट करते हैं 60 70, लाइक कितने करते हो, ठीक है, शेयर कितने करते हैं, शेयर करते हैं 3। और लड़कियां है ना, मैंने एक वीडियो इसमें वीडियो में देखा है, 85% लड़के वही देखते हैं अपनी वीडियो, 15% ही लड़कियां देखते हैं। लड़कियों को हम कम पसंद है ना। लड़कियां 15% ही देखती हैं, यानी 100 के पीछे 15 लड़कियां हैं जो लाइन में लगना चाहती है, इससे जेई जीएसओ लगना चाहती है। बाकी तो 85% तो भाई आप जैसे ही हैं, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट भी आपका ही है ये, क्लियर हो गई ना बात है। भी लाइन में कौन लगेगा, कौन खंबे पे चढ़ेगा जी। लड़कियों को खंबे वगैरह पे नहीं चढ़ाया जाता, उनको ऑफिस में बिठा दिया जाता है। बहुत पोस्टें खाली होती है कलर वलर की, तो वहाँ पे कहीं नहीं करती। फील्ड के अंदर लड़कियाँ बहुत ही कम काम करती है, और किसी का मन चाहे भी मैं करूँगी तो उसको रोकता नहीं कोई भी, करो आप, जाओ, ठीक है ना, चढ़ो खंबे पे, तार लगाओ तो आप जा सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लास्ट में अपना आशीर्वाद जरूर लेके जाया करो। बीच से वीडियो ना देखो, आशीर्वाद जरूर लेके जाओ, भगवान आपका जरूर भला करेगा। 2023 आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, इसके अंदर आपको सरकारी जॉब मिले ही मिलेगी, पक्का गारंटी शुदा मिलेगी। भगवान अब मैं अब दुआ करूँगा, अभी मेरे से जितने पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और जल्दी से जल्दी मेरे को मिठाई खिलाएं, बस। और कुछ नहीं चाहते आप आपसे, कमेंट चाहते हैं, लाइक चाहते हैं, शेयर चाहते हैं, थोड़ी सी मिठाई चाहते हैं नौकरी लगने के बाद, ठीक है ना। एक बर्फ़ी भी ले आना भाई, एक लड्डू ले आना, एक रसगुल्ला ले आना, एक गुलाब जामुन, कोई भी एक चीज़, सारी नहीं, एक ही, बस इतना ही खाते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी जल्द आपको एक सरकारी नौकरी दे प्यारी सी। लव यू टू ऑल।